सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और यहाँ जो भी स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित जो मेरे साथी बैठे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब लोग जो भी मेरे से परिचित है, शायद वो जानते होंगे कि जब मैं मंच पर आता हूँ तो जिस जोश और उत्साह के साथ अपना भाषण शुरू करता हूँ, शायद आज वो जोश और उत्साह मेरे अंदर नहीं है। कल जब मैं अपने साथियों के साथ इस परिणाम का जश्न मना रहा था तो बड़े उत्साह में था, बड़ा प्रफुल्लित था। लेकिन रात भर सोचता भी रहा, अपने बारे में भी सोचता रहा। आज अभी कुछ साथियों से मिलकर भी आया हूँ। जहाँ इस तरफ से जितने लोग बुला रहे थे, उसी तरफ से उतने लोग भी मुझे बुला रहे थे। उन्हीं के बीच से मैं अभी आया हूँ आपके पास। तो प्रसन्नता तो बहुत है, क्योंकि मेरे अपने साथी हैं, दिन रात मेरे साथ रहते हैं, मेरे कलीग्स हैं। खुशी है, लेकिन दर्द उससे बहुत ज्यादा है। ये जो तात्कालिक परिणाम अभी आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और स्कूल व्याख्याता के, विशेषकर राजनीति विज्ञान के, हालांकि हो रहा सभी विषयों के साथ है, लेकिन विशेषकर राजनीति विज्ञान के, उसने कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए, कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो गंभीर सवाल हर विद्यार्थी के मन में है। 645 सीट स्कूल व्याख्याता की राजनीति विज्ञान की थी, लेकिन मात्र 67 परिवारों को कुर्सियां मिली है और 578 परिवारों को और कुर्सियां मिल सकती थी। तो कुर्सियां मात्र चंद परिवारों को मिली है, लेकिन दुख, हताशा, निराशा, टूटते हुए सपने, बिखरती हुई उम्मीदें मुझे लगता है कि ज्यादा परिवारों में है। इन सब माहौल से निकलकर जिन मेरे साथियों को खुशियां हुई है, वो सब आपके बीच अपनी संघर्ष गाथा को लेकर आए हैं। तो मैं इनके लिए प्रफुल्लित हूं। हो सकता है बाद में उनके लिए कुछ करेंगे, आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज ये फंक्शन इनका है, आज ये इनका दिन है। तो एक बार जोरदार इन सब के लिए तालियां। जो भी 67 लोग चयनित हुए हैं, कल फाइनल चयनित ही है, उनमें से अब कोई अंतिम परिणाम आना बाकी नहीं है। तो जितने 67 लोग चयनित हुए हैं, उनमें से लगभग 21 लोगों का हमसे संपर्क हो पाया है। और वो 21 लोग आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में रहकर, इनके सानिध्य में पढ़कर चयनित हुए हैं। तो इस सफलता के श्रेय के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मिलकर पूरी टीम के साथ इन लोगों को इस काबिल बनाया कि इतने गंभीर परिणाम में भी आज ये आप सब लोगों को खुशियां दे पाए हैं, इनके परिवारों को खुशियां दे पाए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। अब मैं जो साथी चयनित हुए हैं, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, और सबसे पहले जिनकी वजह से ये सफलता मिली है, उनके स्वागत सत्कार के लिए आदरणीय गुरुदेव को माला और सापा पहनाने के लिए मैं रणजीत जी को और भाई चर्चित जी को और करण जी को निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और आदरणीय गुरुदेव का सापा और माला पहनाकर स्वागत करें। साथियों, अब इस परिणाम को लेकर और जो सफलता मिली है या कुछ नतीजे विपरीत हुए हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वो अब इस पर अपने विचार रखें। एक साल में लगभग 15-20 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब मुझे वो सुअवसर मिलता है, जब ऐसे साफे सिर पे विराजित होते हैं।
और इसका फिर सीधा संबंध हृदय से होता है और वहां से फिर खुशी की लहरें उठती है। लेकिन आज मामला 50-50 है। क्लास में अपने खूब बार चर्चाएं की कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें 600 सीटें खाली रहेगी और बाकी भरी जाएगी। ऐसी कई बार बातें हुई थी अपने, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों के रुझान आ रहे थे, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके आ रहे थे, पेपर फर्स्ट को लेके आ रहे थे, आज हम ये दोषारोपण नहीं करेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये पेपर फर्स्ट की वजह से गड़बड़ हो गया या पेपर सेकंड की वजह से गड़बड़ हो गया। मां मरगी तो गई और हिरण बनगी तो गई, मां तो हाथों गई। चाहे पेपर फर्स्ट में क्लियर नहीं होंगे, चाहे पेपर सेकंड में, लेकिन रिजल्ट यही है। क्या हो गया अगर वो थोड़े ज्यादा पास हो गए संख्या में सब्जेक्ट में, लेकिन अंततः है वो बेरोजगारी। दुख इस चीज का नहीं है कि रिजल्ट इतना खराब रहा, दुख इस चीज का है कि पिछले 3 सालों में मेरे सामने सैकड़ों छोटे भाई बहनों ने अहरनिश मेहनत की थी, दिन रात प्रयास की थे, दिन रात मेहनत की थी, और मैंने उनके उम्मीद जगाए रखी कि इस बार व्यवस्थाओं में सुधार होगा। हालांकि जब एपी का पेपर आया तब कुछ उम्मीदें टूटी कि कोई सुधार नहीं होगा, तो हमने सोचा स्कूल लेक्चर में सुधार कर लेंगे। कोई रिजल्ट इतना खराब रहा है कि सिर्फ 6 सिलेक्शन हुए 250 में से, तो हो सकता है स्कूल लेक्चर के पेपर में थोड़ा सुधार कर दे, लेकिन नहीं हुआ। अब कल भी मैं शाम को ऐसी चर्चाएं कर रहा था कि इन सब के लिए दोषी कौन है? क्या हम दोषी हैं या व्यवस्था दोषी है? तो जब मैं आया तो मुझे नहीं पता ये स्लोगन आप में से किसने लगाया है, लेकिन ये आज के लिए बिल्कुल सटीक है, आज के दिन को ये परिलक्षित करता है। हमारे पास 2 प्रकार की सोच हो सकती है। एक ये कि हम एक पक्ष देखें जो सकारात्मक है। सकारात्मक पक्ष ये है कि 67 का भी तो हुआ ही है, और नकारात्मक पक्ष ये है कि बाकी का नहीं हुआ। तो ये जो दिन का नहीं हुआ ना, वो वाला पक्ष भारी है कि वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो पढ़ते नहीं थे, उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ दी, उन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाई, दूड़ में लठ चला रहे थे, या उनका ध्यान ही नहीं था इस साइड पे। मैं जब टेस्ट सीरीज चल रही थी तो पेपर सेंटर पे जाता था, तब मैं उनके चेहरे के हाव भाव देखता, उनकी आंखों की स्थितियां देखता, उनकी चाल ढाल देखता और उनको डूबे हुए देखता। तब मैं ये सोचता था कि इनसे मेहनती ज्यादा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खतरा मंडरा रहा था कि पिछली बातें इस बार दोहराई जा सकती है। तो सबने पिछली बार से 10 गुना ज्यादा मेहनत की, लेकिन रिजल्ट वही ढाके 3 पात ही आए। ये तो शुक्र है कि एक क्वेश्चन चेंज हुआ, वीर सावरकर वाला। तो आज हम यही चर्चा करते आ रहे थे। अब तक 5 ऐसे दोस्त मिल चुके हैं जो पेपर फर्स्ट में इसलिए क्रॉस हुए क्योंकि उनका वीर सावरकर वाला क्वेश्चन था वो सही बैठ गया। मैं स्कूल लेक्चर की चर्चा कर रहा। हो सकता है 67 में से हमारे पास अभी 5 की बात हुई है जो 29 नंबर पे थे पेपर फर्स्ट में, लेकिन ये जो 28 पे 29 पे रहना या 58 59 पे रहना, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं थी, वो पढ़ते नहीं है, उनकी काबिलियत में कोई कमी है। बस एक सिस्टम का शिकार हो गए, कुछ लोगों के झूठे अहम का शिकार हो गए, आपसी प्रतियोगिता का शिकार हो गए वो लोग। क्योंकि ये लोग भी प्रतियोगिता करते हैं आपस में, जो पेपर सेटर होते हैं कि टफ से टफ कौन बनाए
और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार कौन रख सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे दो जो मिले ही नहीं कहीं, ऐसा कौन कर सकता है। ये प्रतियोगिता और करते हैं ये। और फिर एक और प्रतियोगिता करते हैं ये कि मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मैटर ही नहीं मिला। अब आपके सामने पेपर है, आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। तो जिस दिन एग्जाम आपका था उस दिन आपके सामने किताबें नहीं थी, लेकिन आज तो सैकड़ों किताबें हैं आपके पास। आपके पास पूरा नेट है, पूरा एआई है, उसके बावजूद आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहे, जबकि आपके पास लाइब्रेरीज है। आप कहीं से, चलो लाइब्रेरीज नहीं होगी, लेकिन ये तो है कि एआई की लाइब्रेरी तो है आपके पास, वहां से भी सोर्स नहीं मिल रहे। तो इसका तात्पर्य ये पेपर जानबूझ के इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि वो पेपर होने के बाद भी उनके उत्तर नहीं मिलते, पेपर वाले दिन तो उत्तर क्या मिलेंगे। तो इस व्यवस्था की ही कमी थी। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों का हुआ, वो वाकई में बधाई के पात्र है। कल रंजीत जी से बात हो रही थी, तो इनके पास एक फोन आया कि रंजीत भाई आपका सिलेक्शन हुआ है। मुद्दा ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, मुद्दा ये कि राजनीति विज्ञान से हुआ है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है जो 67 हमारे दोस्त बने हैं। कल 9 बजे के बाद तो हम सारे पहले खुशियां मना रहे थे, फिर सबने चुप्पी साध ली, तो संपर्क नहीं हो पाया, खूब सारे फोन कॉल्स आए हुए हैं। तो अब मैं ये कह दूं कि जो सिलेक्शन हुए हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 90% स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी तो नहीं हुआ ना। तो इस सारी जो खुशियां हम मनाते मिलके, उसके ऊपर पानी फिर गया। इसलिए मैं कह रहा था, ये आज पगड़ी और ये जो फूल माला है ना, ये इतना आनंद नहीं देगी जितना सबका होता। ये कारवां बनता, सबके घरों में खुशियां आती, दीपक जलते, माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आती, जुरियां कुछ कम होती, चेहरों में कुछ चमक होती युवाओं की, वो चमक हो गई। और इसी के साथ है हत्या हो गई विषय की। मैंने कल वीडियो डाला, तो आमतौर के ऊपर मैं वीडियो डालने के बाद कमेंट्स नहीं पढ़ता, क्योंकि कमेंट्स है ना आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। और उस 100 कमेंट्स में से एक कमेंट्स में गाली है, तो 99 कमेंट्स जो पॉजिटिव थे वो तो साइड में हो जाते हैं। एक जो गाली वाला कमेंट्स है वो क्या घूमता है, दिमाग में घूमता है। लेकिन कल मैंने देखा, हमको आज ठीक है कि गालियां तो मिलेगी, लेकिन देखें सही किस किस प्रकार की गालियां दी जाती है। तो ठीक है, एक दो लोगों ने जो भी कहा, तू लूट ले गया, तूने वाहियात हमें मैटर दिया वरना हमारा सिलेक्शन हो जाता, तू हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाया। तो ठीक है, मैंने कोई 50-60 हजार में से 4-5 हजार तो मुझसे जुड़े हुए थे, लेकिन बाकी 45 हजार तो नहीं जुड़े हुए थे। वो तो 100 खुद के रास्ते पे चल रहे थे। तो ये गलती है, ये हो सकता है चलो मेरी है, लेकिन उन बाकी विद्यार्थियों की नहीं है। तो फिर मैंने ना वहां हर 10 में से 7 मैसेज वो देखे कि आज राजनीति विज्ञान से हमारा विश्वास उठ गया है। किसी ने कहा मैंने 5 साल इसको दिए, किसी ने कहा मैंने 4 साल दिए हैं, कईयों ने कहा हमने पूरी जवानी इस राजनीति विज्ञान के नाम कर दी, पिछले 5-6 साल से हमने कुछ देखा नहीं है, रिजल्ट दर यही होता आ रहा है। तो ये लगा कि विषय की एक सुनियोजित हत्या हो गई है, और हत्या करने वाले लोग भी इसी सब्जेक्ट के ही हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट के नहीं। जब कोई विषय रोजगार से दूर होता है तो वो मरता जाता है, तो वो आपको रोजगार नहीं दिला पाता, क्योंकि रोटी का और शिक्षा का अटूट संबंध है आपस में। तो एक तो वो दोस्त हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, विषय से उनका मन भर गया है, लेकिन वो निराशावादी लोग हैं। तो आप भी एक बार सोच लें, विषय तो यही रहेगा, इसको जीना भी है, इसने जो कुछ सिखाया है वो भी है। लेकिन अब राजनीति विज्ञान जो मूलतः जो मुद्दा सिखाया, उस मुद्दे पे अपने को सोचना पड़ेगा कि एक राजनीति विज्ञान का सच्चा विद्यार्थी वो होता है जो अरस्तु की, उसकी सुकरात की तरह सोचता है और सत्ताधारियों के सामने सच बोलता है और उनको आईना दिखाता है कि आप गलत हैं। तो ऐसा ही आईना दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हम ये काम थोड़ी करने आए हैं, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। आप पढ़ो,
लेकिन ये भी एक अलग सेगमेंट चल रहा है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर पेपर ऐसे आते रहे तो मत पढ़ो, मुझसे मत पढ़ो, किसी से मत पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, मूल किताबें पढ़ो। कौन सी मूल किताबें पढ़े, मूल किताब की कौन सी मूल लाइन पढ़े, तो और ज्यादा संकट है। तो अब अगर आपको सफल होना है तो ये जो अपन शिक्षा का अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, इससे इतर थोड़ा सा आपको खिसकना पड़ेगा। मैं आपका कोई माइंड वॉश नहीं कर रहा, आप खुद तर्क करें। इस उम्र तक आते आते आपकी तार्किक क्षमताएं अत्यंत समृद्ध हो जाती है। तर्क ये करें कि अगर पेपर ऐसा आएगा तो क्या होगा, तो अगली बार भी वही होगा जो इस बार हुआ है, स्वाभाविक है, तो फिर पढ़ के क्या कर लें। तो छोटी छोटी अपने सदप्रयासों की, और आपके अंदर जो छोटी सी आग है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही आग कम होती है, लेकिन आज भी आप में से युवा है उनमें ये है कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा आईना दिखाया जाए और इस अंधकार की खिलाफत की जाए, ताकि अगली बार रिजल्ट ऐसा नहीं हो। आपके अंदर सिलेक्शन तो उतने ही होंगे जितने पोस्ट है, नहीं तो आंदोलन का क्या फायदा है। मुद्दा ये नहीं है, जिनके 40% नहीं आए उनकी मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन कम से कम आपको ये तो नहीं कहता अरे यार तेरे 40% ही नहीं दिए गए तो मेरिट में क्या आता, तो मेरिट तो 40% ही है। तो हम सबको ये 40% वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये इसने आके डिमोरलाइज कर दिया। अगर ये सारे सिलेक्शन होता, वो चलो मान लेते कि मेरिट जाती 70% और सारी सीटें भर जाती और अधिकांश स्टूडेंट 40% को क्रॉस कर जाते ना, तो सारे मोटिवेटेड होते कि अगली बार हम मेरिट में आएंगे। इस बार 65 बने, 68 बने, मेरिट 70 गई है तो हम 5% ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन जब ये 40% पे रुकते हैं ना, तो फिर वो मानसिक आघात देता है। तब हमारे परिवारजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथियों को हम समझा नहीं पाते कि हम मिनिमम क्राइटेरिया कितना खतरनाक है राजनीति विज्ञान में। इसका तात्पर्य है कि जब हम अपने परिजनों को यह समझाते हैं कि मैं मिनिमम भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो वो कहते हैं इसका मतलब तू 33% नहीं ले पाया, जो 9th-10th में हम उनको बताया करते थे। और खुद के ऊपर ही शक होने लगता है यार कि मैंने पूरे 4-5 साल दे दिए और मैं सिर्फ मिनिमम मार्क्स ही नहीं ले पाया, तो फिर मैंने पढ़ाई क्यों की थी। तो मुद्दा सिलेक्शन का नहीं है, मुद्दा ये 40% वाले कट ऑफ से नीचे रहना है, जो मानसिक आघात पहुंचाता है, जो रात को सोने नहीं देता। तो अधिकांश है ना उसी, इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए, वो इसलिए कि 40% नहीं ले पाए। फेल हो जाते लेकिन 70% लेके फेल हो जाते तो गम नहीं होता, वो मोटिवेट होते हैं कि अगली बार आ जाएंगे मेरिट में। लेकिन 40% वाला क्राइटेरिया तोड़ के छोड़ देता है। तो मैं हम ये नहीं कह रही 40% हटाओ, लेकिन पेपर तो मॉडरेट बनाओ आप। 18 क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, रिलेशंस के ऐसे आए कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप उन फैक्ट्स की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकते हैं, कितनी भी तैयारी कर लो। चाहे मैं कहूं आप पीआईबी पे जाओ, उस पे जाओ, जैसे हम ज्ञान देते हैं ना यहाँ खड़े होके, क्योंकि हमें तो याद थोड़ी करना है, हमें तो ज्ञान बांटना है, या तो आपको करना है, तो उसकी एक लिमिट है। हम तो ज्ञान बांट देते हैं, आपने ओरिजिनल साइट नहीं पढ़ी, आप पीआईबी पे नहीं गए, वहां तो ये पढ़ा है। तो पीआईबी पे 1 लाख पेज है और दिल्ली के 10-10, 20-20 पेज आते हैं, रोज याद होते हैं इतने फैक्ट्स, वही फैक्ट्स है, मीटिंग है, ये है, वो है, फलाना पुरस्कार मिल गया। यूनो के ऊपर कुछ एक पुरस्कार आया महिलाओं को लेके, 2 महिलाओं के नाम लिख दिए, एक तीसरा लिख दिया, आप कतई सही नहीं कर सकते उसको। तो आप नहीं थे गलत, उसमें कोई भी किसी विद्यार्थी की गलती नहीं थी। ये तथ्य इस प्रकार के, आप कितनी भी कोशिश करो आप याद नहीं कर सकते इनको। तो खैर, आज का ये दिन विषय के लिए और आज का ये दिन इन दोस्तों के लिए। हमने एकदम से रात को लेट तक प्रोग्राम बनाया, फिर आज जोधपुर में यही दोस्त उपलब्ध थे तो ये आए, क्योंकि अधिकांश अब जिनका सिलेक्शन का था या नहीं था सब अपने गांव चले गए, क्योंकि दोबारा वैकेंसीज आती है तो पुरानी तैयारी वाले तब आते हैं जब वैकेंसीज आ जाती है, क्योंकि वो घर पे पढ़ते रहते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से, जी जैन की तरफ से आज
जो हमारे साथ सफल अभ्यर्थी बैठे हैं, इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक मैं इस मुद्दे में खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि हमारी जो कोर टीम है, जो हम मिलके काम करते हैं, उसमें निकिता लगातार जुड़ी हुई थी। अब चूंकि आरएस की तैयारी निकिता ने शुरू कर दी, तो निकिता ने एक बार विराम ले लिया, वरना निकिता कंटेंट का और ये सारा पेपर्स का काम निकिता देखती थी। फिर निकिता गई तो रणजीत जी पुराने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अब सारा काम ये देखते हैं, ये डीयू से है। और हर बार जो भी एग्जाम आता है ये पॉइंटों से रहते हैं। तो ये जब आज गाथा सुनाएंगे तो आप देखना कि संघर्ष सिर्फ आपके हिस्से में नहीं है, आप सबके हिस्से के संघर्ष इन्होंने भी किए हैं, अपने हिस्से के भी और कई हिस्सों के संघर्ष एक साथ कर लिए इन्होंने। तीसरे गोपेश भाई बैठे हैं, ये भी मिलके ही काम करते हैं हम सारे। गोपेश भाई जो स्पार्टन वाली सीरीज है वो देखते हैं, रणजीत जी और गोपेश मिलके। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार जो टॉप रैंक आएगी, जिस हिसाब से हमने मार्क्स देखे 77 सब्जेक्ट में और 36 पर एक आधा बढ़ जाएगा तो 37, वो है पेपर फर्स्ट में। तो हो सकता है कि अगली बार जब अपन प्रोग्राम करें तो गोपेश भाई को किस रूप में पहचानेंगे, फर्स्ट रैंकर के रूप में। प्रवीण जी बैठे हैं, ये दो भाई हैं। पहले तो मैं नाम को लेके कंफ्यूज होता हूँ, फिर चेहरों को देख के कंफ्यूज होता हूँ। तो मैं इनको सिर्फ एक ही नाम से जानता हूं, दो भाई। दोनों भाई जेआरएफ हैं और खूब मेहनती हैं, लेकिन एक भाई ने इस बार धोखा दे दिया। एक का सिलेक्शन हो गया, उसने धोखा दिया नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, हुआ ना, उसने धोखा दिया इस बार। क्योंकि दोनों एक साथ जेआरएफ, हर डिग्री एक साथ, बहुत ही मेहनत करते हैं दोनों भाई। और मैंने इनका डेडिकेशन देखा कि जब ये आंसर की आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाने की बारी आई, तो मैंने इन दोनों भाइयों को देखा, पता नहीं कहां कहां से खोद के इतने सारे फैक्ट्स लाएगी कि मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। और जब मैं अब आ रहा था तो रणजीत ने मुझे ये बताया कि सावरकर का एक क्वेश्चन था, मैं उसके लिए 40 किताबों से मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था। अब पता नहीं ये सारे इतना कैसे कर रहे थे। तो वाकई में प्राकृतिक प्रतिभाएं हैं एक, और उस प्रकृति को और ज्यादा मजबूत किया तो इनके मेहनत और जज्बे को सलाम। विशेष करके रणजीत जी को मैंने इनको रोते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कल की जो व्यथा कथा थी वो विजेंद्र ने, मैंने कल डाली थी, वो विजेंद्र ने लिखी और वो रणजीत जी की है कि 4 दिन पहले जब रिजल्ट आया तो यही थे वो जो बारिश में आंसुओं के साथ और बारिश की बूंदों को मिला रखा था। और कल उतनी फिर हमें ज्यादा खुशी हुई। तो मेरी इच्छा थी कि ऐसे खूब सारी साथी होते जिनकी मेहनत सफल होती तो अपन बहुत अच्छा प्रोग्राम करते। लेकिन खैर, आज भी हम सकारात्मक हैं, धीरे धीरे कारवां बनेगा तो एक दिन बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सभी साथियों को बुलाएंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उस दिन एक और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज के लिए प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि रिजल्ट आने के बाद एक नेगेटिविटी सी आती है सब में, मुझ में भी आई है। वो ये लेके आई है कि कितनी उम्मीदें मैंने उनके अंदर जगाई। तो मुझे ये लगता है मुझे उम्मीदें नहीं जगानी थी और मुझे साइड में क्विट होके और बैठ जाना चाहिए था, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्योंकि जब पिछली बार टेस्ट सीरीज हमने शुरू की तो मैंने सबको बुलाया और हम 5-6 हजार लोगों का एक कारवां बना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 1400 स्टूडेंट्स तो आए, वो आए ऑफलाइन 1350 के आसपास, और 5000 के आसपास आए, वो आए ऑनलाइन। उस सब्जेक्ट में जिसे सारे हार चुके थे, बस मैंने छोटा सा आह्वान किया कि एक प्रयास और करते हैं, बस उस प्रयास को लेके। और कईयों ने तो पढ़ाई तक छोड़ दी थी कि इसमें हमारा हो नहीं सकता, वो भी दोबारा मैदान में आ गए, चलो एक और प्रयास करते हैं, 4-5 महीने बचे हैं। तो आनंद आता जब ये सारी सीटें भर जाती और उन सबका हो जाता।
तो मेरे जो मोटिवेशन था या मेरा एक छोटा सा आह्वान था कि दोस्तों एक प्रयास और करते हैं, अंतिम प्रयास करते हैं, तो वो फलीभूत हो जाता, आनंद आता। लेकिन खैर, एक शिक्षक का काम निरंतर, एक विद्यार्थी का काम निरंतर यही है कि वो विद्यार्थी के रूप में मैं वो मोटिवेट रहे और शिक्षक के रूप में औरों को मोटिवेट करता रहे। तो मैं आज एक विद्यार्थी के रूप में मोटिवेट हूँ। हो सकता है शुरुआत में मैं थोड़ा सा रिजल्ट को लेके पजल था, लेकिन अब आते आते अंत तक मैं फुल मोटिवेट हूँ और मैं पहले जितना प्रयास करता था उससे मैं अब 10 गुना ज्यादा प्रयास करूंगा। अब मेरे पास टीम भी सॉलिड है, ये भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये सफल हुए, इनको पता है कहाँ क्या चल रहा है। तो अगली बार हम और अच्छा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। आप जिस रूप में कहेंगे, तन धन और मन, मैं हर रूप में आपके साथ हूं, लेकिन एक छोटी छोटी फुसफुसाहट, 2-2, 4-4, 10-10 मैसेज और कभी कोई आह्वान हो आपके लिए कि आपको एक बार उपस्थिति देनी है, तो सिर्फ इतने अगले 1-2 महीने में 1-2 उपस्थितियां अगर आप दे देंगे तो अपना राजनीति विज्ञान का भविष्य सुधर जाएगा। मैं कल यही कह रहा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जो मुझे पहचान दी वो किसने दी? राजनीति विज्ञान। आज मैं जो कुछ इस सब्जेक्ट की वजह से हूं, तो इस सब्जेक्ट ने मुझे नौकरी भी दी है। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर मेरी नौकरी चली भी जाए तो मैं रेडी हूं, तैयार हूं। आप तो मुझे ये बताना कि हमें इस रूप में सहायता चाहिए। समय अभाव को छोड़ के और बाकी मैं हर तरीके से आपके साथ तैयार हूं, और समय अभाव भी होगा तब भी मैं टाइम निकालूंगा, आप जिस रूप में मुझे याद करें। लेकिन आप सबके छोटे छोटे सहयोग के बगैर संघर्ष खड़ा नहीं होगा। ये विषय के लिए करना है, खुद के लिए करना है। तो आज के इस शुभ दिन के ऊपर, जब सारे ये सफल प्रतिभाएं आपके सामने हैं, मैं इनको नमन करता हूं। इनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जीजेन परिवार के ऊपर विश्वास किया, हमसे जुड़े और आज आपको मोटिवेट करने के लिए आए। आज का उद्देश्य सफलता की गाथा गाना नहीं है, बल्कि आज इन दोस्तों को इसलिए बुलाया है ताकि ये अपने जो संघर्ष की गाथाएं, सफलता की बजाय जो संघर्ष की गाथाएं हैं वो सुना सके। कि जो आपको एक कंगूरा दिखाई दे रहा है, इसकी नींव में कितनी संघर्ष और असफलताओं की ईंटें भरी है, तभी इतना एक सुंदर कंगूरा खड़ा हुआ है। कितनी बार ये फेल हुए हैं, फेल होने के ऊपर इनकी मानसिकता क्या थी, कैसे वापस गिरे, फिर उठे, फिर दौड़े और फिर मंजिल प्राप्त कर ली। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि आप खुद इनसे तुलना करें। आप में से कईयों ने इनसे भी हो सकता है ज्यादा संघर्ष किया हो, कईयों की परिस्थितियां इनसे भी विपरीत हो सकती है, लेकिन ये भी तो विपरीत परिस्थिति से आए। तो आज का उद्देश्य ये तुलनाएं करना, कंपेयर करना और दोबारा मोटिवेट होके और फिर अपने संघर्षों में और अपनी तैयारी में जुटना है। पिछली बार 6 थे, इस बार 67 है। अगली बार मैं ये चाहता हूं, और हम सब मिलके प्रयास करें, तो हम सब ये चाहते हैं कि अगली बार जब ये 2 गुना ढूंढे तो मेरी 70-80% जाए। सिलेक्शन तो उतने ही होने जितनी सीटें होगी, लेकिन हम 40% वाले इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। और ये इस प्रकार नहीं तोड़ना चाहते कि पेपर सिंपल आ जाए, हम ये कहते हैं कि पेपर समझ आधारित आ जाए, फैक्ट फालतू के फैक्ट्स नहीं डाले जाए। इतनी सी एक छोटी सी मांग है। तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। जिन दोस्तों का सिलेक्शन हुआ उनको, आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं जब यहाँ आया था तो थोड़ा सा भावुक हो रहा था, दुख में भी था, लेकिन जब भी मैं सर को सुनता हूँ या सर के पास रहता हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मेरे अंदर जोश और उत्साह सा आ जाता है। तो अब मैं पूरा उत्साहित हूँ, पूरा जोश में हूँ, और आप सब लोग भी अब इस तरह से मुंह उतार कर मत बैठो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन दोस्तों के लिए। अब बारी जो दोस्त चयनित हुए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सब का स्वागत सम्मान करने का वक्त आ गया है। तो मैं
जो हमारे साथ बीच में बैठे हैं मेरे ही साथी, उनको एक एक करके बुलाऊंगा। और आप सब लोगों में से मैं नाम तो नहीं जानता हूं ज्यादातर लोगों के, लेकिन वो लोग आकर इनका स्वागत और सापा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। तो मैं सबसे पहले जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूं, वो शख्स मेरे ही दोस्त है। कल सर ने भी शेयर किया था टेलीग्राम पर, और एक दर्द मैंने लिखा था टेलीग्राम पर। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था, तो हम दोनों ने मिलकर चेक किया उस रिजल्ट को। ये बड़े दुखी थे। मैं इनको देख रहा था, अचानक से ये गायब हो गए। बारिश में भीगते हुए, रोते हुए, हताश निराश होते हुए अपने टैबलेट को पकड़कर भीगते हुए जा रहे थे। मैं गाड़ी लेकर पीछे इनके भगा, देखा इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। हम दोनों गले मिले, लिपट गए, रोने लगे एक दूसरे से मिलकर। और लगातार 2 घंटे उस भीगती हुई बारिश में एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहे। इनका हाथ मेरे कंधे पर था, मेरा हाथ इनके कंधे पर था, और दोनों एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे कि एक दिन सब कुछ हो जाएगा। तो मैं अब उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिसने राजनीति विज्ञान को जिया है, जिसके रोम रोम में राजनीति विज्ञान बसता है, जिसको राजनीति विज्ञान ने अब एक नई पहचान दे दी है, जो डीयू से पास आउट हैं, लगातार 11 बार नेट क्वालिफाइड है। 2022 में ये स्कूल व्याख्याता में मात्र 0.41 से रहे थे। हालांकि कट ऑफ से नंबर ज्यादा थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में 0.41 से रहे थे। 2023 के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटर्न में इनके 123 नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 6 नंबर देकर इनको उस व्यवस्था ने बाहर कर दिया था। फिर 2021 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मात्र 6 लोग पास हुए थे। उनमें सब्जेक्ट में इनके 72 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से ये रहे थे। और इस बार इन्होंने उस किले को फतेह कर लिया है, उस बैरियर को तोड़ दिया है। ऐसे मेरे दोस्त रणजीत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए, और आप में से 2 साथी कोई भी आकर इनका माला और सापा पहनाकर स्वागत करे। एक बार जोरदार तालियां रणजीत जी के लिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपकी। एक बार बैठो। अब मैं मेरे जिस साथी को बुलाने जा रहा हूं, सर भी कहते हैं कि मैं इनको सिर्फ 2 भाई के नाम से जानता हूं, तो इनकी पहचान ही 2 भाई हैं, और ये दोनों ही तबाही हैं। तो प्रवीण प्रवीण जी और राहुल जी, ये दोनों 2 भाई हैं, साथ मिलकर तैयारी करते हैं। दोनों जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। पिछली बार जब इनका जेआरएफ हुआ था, तो जेआरएफ या नेट का जब रिजल्ट आता है तो हम एक प्रोग्राम आयोजित करते हैं प्रज्ञा सम्मान समारोह के नाम से। उसमें हमने पोस्टर रिलीज किया था। तो इनका सबसे पहले मेरे पास फोन आता है कि विजेंद्र जी, आपने हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। अभी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद लोग अलग होते हैं, लेकिन आपने हमें पहले ही अलग कर दिया है। तो मैंने पूछा कैसे? तो इन्होंने कहा कि हम दोनों की फोटोज जो है आपने पोस्टर में रिलीज की है, वो अलग अलग जगह लगा दी है। तो मैंने महादेव जी सर से निवेदन किया कि सर ये पोस्टर दोबारा बनवाया जाए, और इन दोनों भाइयों को सबसे पहले और एक साथ इनकी फोटो लगाई जाए। तो सारा काम ये एक साथ करते हैं। हालांकि इस बार एक भाई ने इनको धोखा दे दिया, लेकिन कल जब हम उत्सव मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो हम दोनों, राहुल जी और मैं, बातें कर रहे थे कि आप हम दोनों की एक सेल्फी लेकर पोस्ट कर दो कि कमिंग सून या अपकमिंग के नाम से। जल्दी हम भी बहुत जल्द सफल होंगे। तो ऐसे हमारे दोस्त प्रवीण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं मनीष जी से और आप में से कोई एक साथी आगे आ जाए, इनका माला और सापा पहनाकर स्वागत करें।
अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो हमारे साथी जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हम खुशियाँ साथ मनाते हैं, दुख भी साथ मनाते हैं, बड़े जोश और उत्साह के साथ रहते हैं। और हमारी टीम में ये एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो मुझे लगता है कि सर के बाद शायद मुझे लड़ने का अधिकार रखते हैं और लड़ भी देते हैं मुंह के ऊपर ही। तो ऐसे हमारे साथी जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी चयन हुआ है, निकिता जी से मैं निवेदन करता हूं कि निकिता जी मंच पर आए। आप में से मेरी ही टीम के साथी इन इनके स्वागत और सम्मान के लिए मेरी ही टीम के साथी महिमा जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए इनका माला और साफा पहनाने के लिए। आप में से विनीता जी और अंजलि जी दोनों आप आ जाइए। तो एक बार जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। माला पहने। अब मैं हमारे साथी जो मुझे लगता है कि इस बार शायद स्कूल व्याख्याता में फर्स्ट रैंक के साथ जिनका चयन होगा, ऐसे हमारे साथी गोपेश जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और आप में से पीछे से कोई भी दो साथी आगे आ जाएं और इनका माला और साफा पहना कर स्वागत करें। ये इशारा कर रहे हैं, शायद इनके कोई दोस्त हैं तो वो लोग आ जाएं। दोस्त से माला और साफा पहनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। हालांकि कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनका दिल जलता है, लेकिन इनके साथ बड़ी खुशी होती है। हाँ, बहुत बहुत बधाई इन सबको। ऐसे विपरीत समय में इन्होंने चयन लिया है कि ये बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के भी पात्र हैं। मैं अब इस कार्यक्रम में अपनी संघर्ष गाथा सुनाने के लिए सबसे पहले भाई रणजीत जी से निवेदन करता हूं कि रणजीत जी इस मंच पर आए। अब माइक आपके हवाले हैं और अपनी संघर्ष गाथा को, किस तरह से आपने ये सफलता हासिल की है, उसके बारे में अपनी संघर्ष गाथा को बयां करें। मेरा नाम रणजीत सिंह यादव है। अभी मैंने कभी इतनी पब्लिक स्पीकिंग की ही नहीं है, फिर कोई गलती हो तो माफ कर देना। जो मैं मेरे जीवन की शुरुआत बताता हूँ। मैं मेरी 10th क्लास के अंदर मैं सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ। वहाँ पे मेरी जो परसेंटेज है वो 49% ओनली, और 49% से आज यहाँ स्कूल लेक्चरर का सफर मैंने तय किया है अपने संघर्ष से, इन चीज़ों से। जब जब 49 बनी तो घर वाले भी ऐसे डांटते हैं कि तू क्या ही करेगा जीवन के अंदर, या फिर पड़ोसी हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, 49% वाला भी कुछ छोटा मोटा काम कर लेगा, ऐसे कर लेगा। लेकिन जैसे लोगों के उन्होंने मैंने ताने सुने, उसके बाद में 12th क्लास में मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसमें मैंने 80% बना दी। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लिया। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अलाइड कॉलेज है वहाँ पे, और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज बनाई और ग्रेजुएशन के साथ ही मैं तैयारी करता रहा। तैयारी के साथ मैंने, जैसे यहाँ पे मैं अपने श्री कृष्ण छात्रावास है वहाँ पे रहता था, तो वहाँ सीनियर्स थे मेरे जो DU JNU में इन पढ़ते थे, तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में था मैं। तो मैं सोचने लगा यार हम अपना भी एडमिशन हो ही जाएगा। तो उसी टाइम से मैं किताबों पॉलिटिकल साइंस की पढ़ने लगा। फिर मैंने एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे मैंने लगभग टॉप किया और अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे। और जो मैंने एंट्रेंस के लिए तैयारी की थी उसी से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मेरा नेट क्लियर हो गया। जो CBSE उस टाइम पे एग्जाम पेपर पे लेता था, वैसे पेन पेपर पे एग्जाम लगता था, वो मेरा क्वालिफाई उस टाइम पे तो फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन वो मान्य नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाला मान्य नहीं होता, सेकंड से थर्ड सेमेस्टर से शायद वो होता है चीजें। उसके बाद तैयारी का सिलसिला स्टार्ट है 2020 में। मैं सर से जुड़ा,
जब सर यहाँ विजय भाव में सम्य कोचिंग है, पहले विजय भाव ने स्टार्ट किया था, तब सर वहाँ पढ़ाते थे। तो वहाँ 2020 के अंदर एपी का बैच स्टार्ट हो, उसमें मैं सर से जुड़ा। तो सर ने काफ़ी अच्छा हमें पढ़ाया, और शायद उस टाइम 2 महीने का टाइम था, उसमें 2 महीने में पूरा सिलेबस करवाया। और उस टाइम में 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया फिर एपी का, लेकिन मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं थे। फिर 2022 आता है, 2022 में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की स्कूल लेक्चरर की, और बहुत ही, मैम मेरी वाइफ है नीलम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे साथ तैयारी करते थे, हम दोनों सेम सब्जेक्ट से थे। हम दोनों फर्स्ट पेपर के अंदर पॉइंटों में रहे, मेरे 59.59 60 नंबर चाहिए थे, 59.59 रहे, उनके 58 पॉइंट कुछ रहे, और 218 कट ऑफ गई थी, 240 मेरे नंबर थे एग्जाम में टोटल मिला के 2020 के अंदर। उसके बाद में 2023 के जो एपी आया, तो फिर मैंने तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की। उससे 1 महीने पहले मेरा थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, मुझे नींद आना बंद हो गई। तो मैंने फिर साइकेट्रिस्ट से दवाइयाँ वगैरह ली, फिर मैंने एग्जाम दिया। उस एग्जाम में मैंने 123 नंबर लेके आए, उसकी कट ऑफ 129 गई, लेकिन मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसमें शायद मेरी जो ऑल आर वेटिंग आई वो 15वीं आई, लेकिन ओबीसी में मेरी फर्स्ट वेटिंग आई वहाँ पे आके। फिर आज आपके सामने हूँ चीज़ों में। एक 2022 वाले रिजल्ट की एक स्टोरी बताता हूँ मैं, कि 2022 में जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्त थे महेंद्र वगैरह, जिसको सर लालू लालू कहते हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। फिर मैं ऐसे ही थोड़ा उदास था ऐसे, तो सर ने एक प्रोग्राम किया था मानसरोवर पे, तो मैं गया नहीं ऐसे ही। मैं सोचा यार क्या करेंगे, वहाँ अपने साथ वालों सबका सिलेक्शन हो गया, लेकिन रूम पे रहता था, सोचा यार शाम को खाना कौन बनाए, खाना तो खाई आते हैं यहाँ जाके तो मैं खाना खाना खाने गया, तो सर ने वहाँ पे देख लिया आते टाइम पे, सर ने बुलाया, तो उसकी आया क्यों नहीं तो यहाँ पे, मैं तेरे को वेट कर रहा था तेरा। मैंने बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तो क्या हुआ, तेरा एपी में हो जाएगा ना। तो मेरे दोस्त हैं विजय जी, बौर जी रहे, तो उनको बोला कि आप वो शील्ड लेके आओ, इनको हम सम्मानित करेंगे। तो अलग से मेरे को सम्मानित किया। तो आज वो शील्ड मेरे पास थी, लेकिन मेरा स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन नहीं था, उसको मैंने छुपा के रख रखा था। आज मैं उसको वापस रखूंगा सामने, क्या हो गया मेरा ठीक है। और मैं आपको एक, जैसे मैं जी जैन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी जी जान झोंक देंगे नोट्सों को अच्छे से तैयार करने में, आपको कि अगली बार आप यहाँ पे हो और आप सभी का सिलेक्शन हो। और जैसे अभी भी हम नोट्सों को अपडेट कर रहे हैं, बहुत सी बुक्स से कर रहे हैं, बहुत सी चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा माइंड और फ्री हो गया, तो हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे नोट्सों के लिए, और बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। और आप एक बात हम बेविश्वास बनाए रखें चीजों में, विश्वास सबसे जरूरी है। अगर हम पत्थर को भी विश्वास करते हैं तो एक भगवान बन जाते हो। लेकिन अब हमारे जो सर हैं इतनी मेहनत करें, इन पे एक विश्वास बनाए, अपने नोट्सों को बार बार रिवाइज करें चीजों को। जब आप विश्वास यहीं तोड़ दोगे कि अपना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, पेपर ऐसे आ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आप ये विश्वास कर लोगे कि अपने को करना है, बहुत वो लड़ने वाली बात साइड की वो भी करनी है साथ में, लेकिन अपने को बहुत अच्छे से चीजों को तैयार करना है। जैसे मेरे दोस्त हैं, कल परसों आए थे यहाँ काउंसलिंग के लिए, तो वो बता रहे कि मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही। तो मैंने उससे पूछा समझ में क्यों नहीं आ रही है, ऐसे बात की, तो मैंने जैसे बात की मुझे पता चल गया इसको समझ में क्यों नहीं आ रही। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, चीजों को रट रहे थे। पॉलिटिकल साइंस रटने का विषय है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस एक विचारों को, जैसे मैं बोलता हूँ विचारों को, इतने सारे थिंकर्स हैं, इतने सारे वो चीजें हैं, तो चीजों को समझने का विषय। एक बार चीजें समझ में आ जाती है ना, तो फिर चीजें आराम से आसानी से हो जाती हैं। अगर 40% का बैरियर क्लियर करना है आपको, तो सबसे पहली चीज है कि आपको बैरेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ के बैरेक्ट के। तो अगर वो कर लेते हैं तो काफी बैरियर उसका टूट सकता है। दूसरी चीज है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सबसे मेन पार्ट है इसका। पॉलिटिकल थ्योरी एक समझने का विषय है। अब जिसका पॉलिटिकल थ्योरी मजबूत होता है उसका पॉलिटिकल साइंस मजबूत होता ही है, बहुत शानदार होता है वो इन चीजों में। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करें। तो अभी तो मैं यही बोल पाऊंगा। थैंक यू। देखो, रणजीत जी ने पहली बार पब्लिक स्पीच की है, लेकिन बहुत अच्छा बोले हैं ये। और निकिता जी से निवेदन करता हूं, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है, वो आए और अपनी संघर्ष गाथा या अपने इस विजय रथ के बारे में 2 शब्द बोले। हेलो एवरीवन। मेरा भी रंजीत जी के जैसे पहला ही एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग का, और मेरी उनके जैसी कोई संघर्ष की इतनी बड़ी कहानी है भी नहीं। पिछला एपी मैंने दिया था, और मैंने भी ग्रेजुएशन डीयू से की है, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा पिछला एपी हो जाएगा। और रिजल्ट आया तो थोड़ी रियलिटी हिट हुई
कि हमेशा ऐसे नहीं होता है, इतना इजीली नहीं होता है। फिर आगे खुद पे डाउट्स भी आते हैं कि पिछली बार इतनी वैकेंसीज थी, अपन ने किया था, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो पता नहीं आगे होंगे या नहीं होगा। दिसंबर में वैकेंसीज भी बहुत कम थी, फिर उसमें अपन तैयारी करते हैं तो ये मैथमेटिक्स लगाने लग जाते हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, लड़कियों की कितनी सीटें हैं। फिर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ गया, उसमें 6 बच्चे पास हुए, तो फिर खुद पे और डाउट्स आने लग जाते हैं कि फिर से ऐसा पेपर आया, हमारा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ इतनी एडवाइस दे सकती हूँ कि जो भी अपन पढ़ते हैं उस पर भरोसा हो। मैंने भी ये सोचा, पहले मैं नोट्स पढ़ती थी, पिछली तैयारी में मैंने पढ़े थे, तो मैंने सोचा नोट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा पेपर आ रहा है, टफ पेपर आ रहा है, किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट फिर आगे दिखा कि सिर्फ 3-4 महीने हैं, कितनी किताबें पढ़ लेंगे, क्या मैं उनमें से निकाल लूंगी। मैंने सिर्फ इतना किया, कितनी वैकेंसी है मैंने नहीं सोचा, कितने बच्चे पास हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में मैंने नहीं सोचा। मेरा जो सोर्स था मैंने उस पर रिलाय किया, मैंने उनको मल्टीपल रिविजन्स किया। जब पेपर देने के लिए मैं गई तो पहला पेपर मैंने देखा, पेपर दे के बाहर आते ही मेरा पहला फोन गया मेरे घर पे, मैंने बोला मेरा 40% नहीं होगा जिस तरीके का पेपर है। फिर भी मैंने खुद को काम कंपोज्ड रखा, मैंने दूसरा पेपर दिया। दोनों पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में हूँ। मेरे को, मैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी खुद को क्वेश्चन कर रही थी कि अभी मैं किस चीज के लिए तैयारी करूंगी। इवन मैंने सोच लिया था कि ये तो नहीं होगा, अब मेरे को आरएएस के लिए लग जाना चाहिए। ये मेरे एग्जाम हॉल के थॉट है वाइल अटेम्प्टिंग माई पेपर। तो बस वही है, खुद को काम कंपोज्ड रखना है, जो भी अपना सोर्स है उस पर रिलाय करो, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करो, कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है, नहीं फर्क पड़ता है। अभी मेरा रिजल्ट आया, मेरी दोस्त मेरे पास बैठी थी, हमने चेक किया तो मैंने देख के मेरा पहला थॉट ऐसे था कि यार इतनी इंटेलिजेंट तो मैं नहीं थी कि 40 बच्चों में मेरा हो गया। ये सबसे पहला मेरा डाउट यही था कि कैसे हो गया। तो यही है कि जब हमारा दिन अच्छा होता है, जब हमारी मेहनत अच्छी होती है तो हो जाता है। बस, थैंक यू। देखो, निकिता जी ने एक बात अभी कही है कि जब मैं एग्जाम हॉल में थी तो मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे थे कि मैं अलग दुनिया में हूँ। तो वाकई में ये एग्जाम से पहले अलग दुनिया में थे। 5 महीने तक, लगातार 5 महीने तक इन्होंने अपने फोन को स्विच ऑफ रखा था। उस दौरान किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, बस एक अपने कोने में कमरे में शांत होकर ये पढ़ाई करते थे। तब जाकर इनको ये सफलता मिली है। तो एक बार जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। अब मैं 2 भाई और दोनों तबाही में से एक भाई प्रवीण जी को बुलाना चाहता हूं कि वो भी यहाँ मंच पर आए और अपनी संघर्ष गाथा सुनाए। भाई प्रवीण, आप में से ही अभी किसी एक भाई का या बहन का मेरे पास मैसेज आया है कि अपने इस रनिंग बैच में से एक बहन है रुखमा गोदारा, उनका भी चयन हुआ है और शायद वो हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं या उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। तो वो बहन रुखमा गोदारा जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आदरणीय गुरुदेव से और जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई भी 2 बहन आ जाए उनके चयन के लिए भी कि इनको आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां। कल इनकी फोटो मेरे पास आई थी कि इनका भी चयन हुआ है। तो मैं अभी रणजीत जी से यही चर्चा कर रहा था कि शायद ये बहन वही है जिनका चयन हुआ है। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि पूछ लो। तो मैं ढूंढ रहा था कि मैसेज किसका आया है मेरे पास, और इनका मुझे अच्छी तरह से याद है। देखिए, कीप और काम ये होता है, बिल्कुल शांत, हमें पता ही नहीं है कोने में बैठी है। तो इस बहन का पहला सम्मान तो मैं करूंगा और मेरे वाली पगड़ी इसके सर के ऊपर। भाई, मैंने सफलता को सीखते हुए तो देखा है, लेकिन इतनी शांत सफलता मैंने आज तक नहीं देखी। आप में से पता नहीं है किसने मैसेज किया था, हमें तो पता भी नहीं था। आज आ बेटा, आए 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 आए। ये देखो, इनकी दोस्त है ये, अच्छा सिस्टर है। ये जब एडमिशन लेने आई थी तो वहां मैं ही बैठा था और इनसे मिला था। इन्होंने मुझसे बुक लिस्ट पूछी थी कि सर कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं, और ये देखो कितनी भावुक हो रही है। ऐसा भावुक मैं उस दिन रणजीत जी के लिए था। तो
अब बहन आपको बुक्स लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां बहन रुकमा गोदारा के लिए। आज की सारी उदासी इस बहन ने हमारे दिल से निकाल दी है और हम सब के अंदर एक जोश, जुनून और उत्साह भर दिया है कि हमारे बीच में से इस बहन का सिलेक्शन हुआ है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। और मैं इनके स्वागत के लिए, इनके माला के लिए इनकी बहन से ही निवेदन करता हूं, ये बड़ा खुशी का पल है आप दोनों के लिए कि वो आप ही इनकी माला पहना कर स्वागत करें। कल शायद अपन चर्चा कर रहे थे कि जो बैठे हैं उन्होंने कितने ने एस्पायरेंट्स ने इस बार स्कूल लेक्चर की तैयारी की थी और सिलेक्शन हुआ था, सॉरी तैयारी करके एग्जाम दिया था। तो 5-6 हाथ खड़े हुए थे और उनमें से एक हाथ इनका था। इनका तो नहीं था, मुझे याद है। इन्होंने कहा था कि मैंने तैयारी की थी और मेरे शायद 61 मार्क्स कितने बताए थे। मुझे शुक्र आप सब्जेक्ट में तो पास हैं। एक यहाँ बैठे थे उनके 68 या 67 थे, एक और पास हो रहे थे। तो कल हमें तो रुकमा के बारे में तो पता नहीं था। कल से मैसेज भी आए हैं कल, लेकिन वो तो कोई ढाका थी, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो इस बहन के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। ऐसे क्षण एक शिक्षक के जीवन में यदा कदा ही आते हैं, जहां खुशी के आंसू और सच्चे दिल के आंसू होते हैं। वाकई में अपना जो जीवन है ना वो खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता किसी कलेक्टर, एसडीएम या किसी मंत्री के जीवन में ऐसे वास्तविक क्षण आते होंगे। बहुत बहुत बधाई रुकमा को, पुनः बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो मेरा नाम प्रवीण है, मैं चूरू से हूँ और रिसेंटली स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है। अब ज़्यादा संघर्ष की कहानी तो नहीं है, ओवर ग्लोरीफाई नहीं करते हुए। जैसे कल रिजल्ट देखा था तो इस बार जैसे पिछला एपी का इंटरव्यू दिया था तो हम ऐसे साथ बैठ के रिजल्ट देख रहे थे। इस बार वाला रिजल्ट देखा तो मैं पार्क चला गया, अकेला ही बैठ के देख रहा था। मुझको इस बार रिजल्ट देखने के लिए है ना पहले से डर लग रहा था कि क्योंकि चीज़ें मार्जिनल एकदम क्राइटेरिया पे थी, कभी कुछ हो सकता है। दूसरी पॉलिटिकल साइंस में जो आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से जो क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, 5-7 क्वेश्चन कहीं चेंज हो जाते हैं, तो इतने में तो पूरा खेल ही हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं अकेला बैठा रिजल्ट देख रहा था। पहली बार देखा कि चलो 67 हैं, तो फिर तो है ना रोल नंबर डालते डालते यूँ कि अरे 67 तो 6 अक्षर है ना, ये बहुत मुश्किल से टाइप किए मैंने। रिजल्ट देख के बुरा इसलिए लगा क्योंकि ठीक 12 महीने पहले जुलाई वाला पेपर हुआ था, हमने दिया था और रिजल्ट ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन कम पड़ गए। तो हमने सेव क्वालिटी नाम से, मैंने कहा भाई सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन जो सब्जेक्ट के साथ गलत हो रहा है उसको तो सही करने की कोशिश करें। तो भाई विजेंद्र जी ने हमारा नेतृत्व किया, हम सब ने मिल के जितनी हमसे हो सकती थी सब्जेक्ट के लिए जी जान लगा के आरपीएससी तक पहुँचे, अध्यक्ष से मिले, सारी कोशिशें की, लेकिन मुझे लगता है उतना परिणाम नहीं मिला। अब रिजल्ट को देख के तो मैं वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, कभी भी आपको यूँ लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो उस दिन से अगर आपने सोच लिया तो आप भले ही 6 महीने आप किसी भी एग्जाम के लिए है ना तो वो सफिशिएंट है। हालांकि मैं साइंस से हूँ, मैंने एनआईटी सिलेक्टेड हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं पॉलिटिकल साइंस से करता हूँ, तो मैंने एमए किया। एमए करने के बाद मेरा एमए के साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था, तो घर वालों ने बोला कि मेरे डिसीजन से हमेशा परेशान रहते हैं कि कभी तो ये करता है फिर अभी अचानक से इधर आ जाता है। तो फिर मैंने वो छोड़ा कि मेरे को ये करता हूँ। तब पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू कॉल हुआ तो हमें काफ़ी ये आशा थी कि हो जाएगा। दोनों भाइयों का साथ ही कॉल था, तो घर वालों को लगा कि एक ना तो हो ही जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में दोनों का नहीं हुआ। उस समय कुछ लोगों के ये भी आने लगे कि इन्होंने तो है ना माहौल बनाने के लिए बोल दिया कि इंटरव्यू कॉल हो गया। तो ये आप है ना सबके साथ होगी। 12 महीने पहले ये बैठे थे तो हमको पता था कि सिलेक्शन तो इसी कंटेंट से होगा, बट क्यों नहीं हो पा रहा।
तो कुछ चीजें निकल के छोटी मोटी हमारी गलतियां सामने आई। ज्यादा दिक्कत थी कि आरपीएससी की तरफ से, लेकिन फिर वहां तो अपन चेंज नहीं कर सकते कि अपन कर क्या सकते हैं कि जो अपन कंट्रोल में है। तो कुछ चीजें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, तो उससे थोड़ा मुझे लगता है परिणाम बेहतर हुए। अब बात यह है कि अब टफ आ रहा है चीजें, वो सबके सामने है कि अब मैं आपको बोल दूं कि नहीं नहीं आप तो अगले दिन से सब पार कर दोगे, लेकिन बात अब जब 40% की है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्जीक्यूशन है ना उनको टारगेट करो। कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ को आपको लगे कि मैंने 1 घंटे पढ़ा और मुझे इस टॉपिक की है ना 50-60% नॉलेज हो गई, तो वो टॉपिक है ना वो ही आपको इस 40 से पार करवाएंगे। अभी भी जब स्कोर कार्ड देखता हूँ, मेरे साथ वाले कई हैं जिनके 52, 55, 58, 61, 62, 65 तक है, तो उनमें बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि जो एग्जीक्यूशन है ना, जो किसके ज्यादा गलत हुए वो इस तरफ, और जो 2 क्वेश्चन ज्यादा सही हो गए वो इस तरफ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन और इस बार वाले पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर है ना, आईआर के क्वेश्चन ऐसे खराब आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सबके सही हो रहे थे। तो मुझे लगता है अगर 40% का क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना है, तो जो सबके सही हो रहे हैं ना वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो रहा है ना तो आप उससे बाहर जाओगे। और जब 40% की बात रही तो अपने को मेरिट में पूरा स्कोर तो करना नहीं है। तो आप अगर आपको लगता है कि हार्ड टॉपिक है तो आप उसको तब तक के लिए रोक सकते हो जब तक कि आपके इजी टॉपिक तैयार करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिली मिस्टेक है ना, अब जहाँ 40% का क्राइटेरिया था वहाँ आपको सिलेक्शन की लाइन में बाहर और अंदर करने के लिए सिर्फ आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स ही रोक पाती हैं। अभी भी 10 से 12 क्वेश्चन है ना जो हमारे साथ में बैठते हैं, तो किसी से भी सर्किल में पूछते हैं ना कि किसके गलत, कि ये मेरा भी गलत, ये तेरा भी गलत, सारे क्वेश्चन सेम गलत हैं। और वो ही क्वेश्चन 52, 55, 58 से 65, 66 तक का सफर तय करवाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो टॉपिक पढ़ के इजी लगे उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसानी से सही होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस पर ज्यादा काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन आईआर पे ज्यादा काम करें। थ्योरी थिंकर इनकी हालत ये है कि हो रहे हैं तो सबके सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो फिर किसी के नहीं हो रहे, तो उनमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट मिलता है अपन उस पर है ना आराम से विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात ये विश्वास की, अभी मैं ये बोल सकता हूँ 12 महीने पहले तो मुझे भी लग रहा था कि अरे ये फेंकने वाली बात होती है, लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ कि 12 महीने हमको पता था कि भाई इसी कंटेंट से सिलेक्शन होना है, वापस जीरो से शुरू करना है। क्योंकि रिजल्ट के अगले दिन है ना जब नहीं होता है तो चीजें सारी जीरो आ जाती है कि अब क्या करें। सर से मिले तो सर बोले कि अभी कर लो। मैंने बाहर आके बोलते हैं, मैंने कहा सर को तो पता है कि अभी कर लो, हमको पता है ना कब कर ले। लेकिन फिर वापस 12 महीने तक उसी चीज पे टिके रहना। 2-3 महीने हम सेव पॉलिटी के लिए भी जितनी प्रशासन के लिए धक्के खाने थे खाए। अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेव पॉलिटी के लिए आप भले ही पढ़ो, हमारा हो गया तो भी हम इस सब्जेक्ट के लिए हमारी जी जान लगा देंगे। जितनी हमको कोशिश करनी पड़ेगी, जहां तक पहुंचना पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ नहीं हो। फिर भी परिणाम अपने हाथ में नहीं होते, तो मेरा काम है कि जो आपके कंट्रोल में है कि प्रॉपर चीजें मैं तैयार कैसे करूं सब्जेक्ट पे, वो आप अपने तक रखो कि वो है ना वो जरूर करो। बाकी अगर आपको लगता है कि सेव मैं ऐसा कुछ कर देता तो वो हम करेंगे कि सेव पॉलिटी सब्जेक्ट को बचाने के लिए अगर हमसे जितना बन सकेगा, भले ही होने के बाद भी, मैं अभी विजेंद्र जी से बात कर रहा था कि अगर हो गया है फिर भी ये करना जरूरी है। क्योंकि अगर अपन नहीं करेंगे तो कल ये वापिस इसी हर बंदा ये स्थिति में आके करेगा तो तब तक तो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके कंट्रोल में, आपका फिलहाल जितना कंट्रोल कर सकते हो सब्जेक्ट है तो उस पर फोकस करें। इसके अलावा अब सोचने को तो वो चीज में है, 12 महीने पहले हम भी सोच रहे थे, लेकिन ये पेशेंस है ना ये ही आपको है ना 60 के पार ले जाएगा। तो अगर 12 महीने तक, 6 महीने तक जब तक भर्ती आती है तब तक अगर इस पे टिके रहते हो तो आई एम श्योर कि आप है ना ये लेके निकलोगे। ओके, थैंक यू। देखो, प्रवीण जी ने संघर्ष की एक अलग गाथा आपके सामने रखी है, लेकिन दूसरी गाथा और इनकी है जो हम साथ में मजाक भी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इस बार ये अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत आश्वस्त थे और बहुत मोटिवेटेड भी थे। जब वैकेंसी आई थी तो उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए ये रोज मेरे पास फोन करते थे कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी। मैं सर से बात करता था, सर कहते थे कि यार, हम पुराने संस्थान से जुड़े हुए थे उस टाइम, तो सर कहते थे कि यार इस बार अपन चालू नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज पे
कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रवीण जी रोज मेरे पास आते थे, दबाव बनाते थे, मैं सर पे दबाव बनाता था। फिर एक बार ये मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करो, 10 से 15 लोग इकट्ठे होकर आओ, सर को लाना मेरी जिम्मेदारी है, और फिर मिलकर हम सर के ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप टेस्ट सीरीज चालू करो। तो हम सेव पॉलिटी एक संगठन है हमारा जो इस विषय के साथ हो रहे अन्याय को लेकर लड़ाई लड़ता है। उसके सारे साथी आए, हमारा हेड ऑफिस यहाँ हम उसको नाम देते हैं परशुराम पार्क है, वहां बैठते हैं। तो वहां ये लोग इकट्ठे हो गए। सर बाहर गए हुए थे, मैंने कहा सर कुछ स्टूडेंट मिलने आए हैं, तो सर को मैं डायरेक्ट वहीं हेड ऑफिस में लेकर गया। इन सब ने अपनी बात रखी और सर के ऊपर दबाव बनाया कि टेस्ट सीरीज चालू करनी है। तब सर ने बहुत मुश्किल से हामी भरी, और हामी भरने के बाद एक जोश और उत्साह के साथ उस टेस्ट सीरीज को चालू किया। और प्रवीण भाई उस टेस्ट सीरीज में हमेशा फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक, दोनों भाई फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आते थे, और आज ये सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। अब एक सिलेक्शन आपके स्थान को निर्धारित कर देता है, वो सिलेक्शन आपके स्थान को बदल देता है। और ये चीज मैंने अभी अभी महसूस की है। बहन रुकमा गोदारा 2 मिनट पहले यहाँ बैठी थी आप सबके बीच में, लेकिन अब उसका स्थान चेंज हो गया है। तो अब मैं उनकी इस संघर्ष गाथा को सुनाने के लिए बहन रुकमा गोदारा जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी गाथा सुनाए। एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए। संघर्ष गाथा ये बोल रही हैं, ऐसी कोई खास संघर्ष गाथा तो लंबी चौड़ी मेरी नहीं है। मैं पहले तो सर को धन्यवाद दूंगी, मतलब सर निरंतर मेहनत कर रही हैं और हमारे हिस्से की भी मेहनत कर रही हैं। और टेस्ट जो बार बार जो नोट्स हैं उनको अपडेट कर देते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं उनकी इमेज बन जाती है, फिर सोचते हैं फिर सर ने अपडेट कर दिए तो फिर उनको लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं, कुछ नए पुराने करके मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, या नए वाले भी पढ़ते हैं, ऐसे पेपर होता है पास में। तो अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम रुकमा गोदारा है और मैं बीकानेर से हूँ, लून कंसर जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, वहां से। मुझे आज उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी मुझे 10वीं का रिजल्ट आया था तब हुई थी 10वीं में हुआ क्या था, हमारे जो सीनियर थे 24 लोग थे और एनसीईआरटी नई नई लागू हुई थी, और जनगणना का कुछ था, 2-3 साल चला था, तो वो चले गए। तो उनमें सिर्फ 6 लोग ही पास हुए थे, और वो भी ग्रेस लाग ऐसे कुछ। तो एक भय का माहौल लगभग ऐसा ही था, हाँ फेल तो होना ही है और ऊपर से मेरी जीजी वगैरह ये बात भी करती थी, 10वीं बहुत बड़ी खाई होती है, उससे निकल जाता है जो निकल जाता है, नहीं तो रह जाता है। और मैं मन में सोचती अब की बार तो पोल खुलेगी तो फिर क्या कर सकते हैं, जो किताबें हैं उनमें जो है वही पढ़ लेते हैं, बाकी बाहर से आएगा तो फेल होंगे तो घर वालों कहते हैं हम क्या करें जब फेल हो गए तो हो गए, हमारी रेंज में ही नहीं था। तो मैं कोशिश की थी, और सर्दियों में मुझे याद है जब टेस्ट चलते थे तो बहुत नींद आती थी, रजाई में होते हैं तो नींद आती है, तो मैं इतना पतला कंबल लेकर बैठती थी, सर्दी लगती रही और नींद न आए तो ऐसे मतलब 10वीं में किया था। उसके बाद 12वीं में मेरे 80% बने थे, 10वीं में 72% बने थे, और 13 लोग थे, 13 के 13 पास हुए थे। फिर मैंने ग्रेजुएशन और एमए और बीएड बीकानेर एमजीसी यूनिवर्सिटी से ही किया है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, वैसे हमारे लिए तो बड़ी है इस क्षेत्र में, तो संभाग स्तर पर तो देखें। और फिर उसके बाद एमए मतलब एक बार मैंने रीट वाला भी दिया था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो स्थगित हो गई थी वो कुछ पेपर लीक का हो गया था, फिर उसको तो छोड़ दिया। एमए के दौरान मैंने खास तैयारी भी नहीं की थी, ऐसे ही दे दिया था, और तैयारी पिछली बार की थी। उसमें मेरे सब्जेक्ट में
फर्स्ट पेपर तो क्लियर था, सब्जेक्ट में 57 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन कम रह गए थे। चलो कोई नहीं, फिर भय का माहौल था तो मैंने सोचा चलो एक बार रीड पास में कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए ये दे लेते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड देखेंगे। तो मैंने 2 दिन रीड की तैयारी की तब मुझे समझ आ गया। मैं तैयारी तो रीड की कर रही थी और पूरे दिन पढ़ पॉलिटिकल साइंस ही रही थी। मैंने सोचा मैं तैयारी किस चीज की कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, ऐसे खुद तो बोल नहीं सकती कि मैं अब चेंज कर रही हूँ। मैंने बताया कोई मुझे बोल दे तो ठीक रहेगा क्या, तो मैंने ऐसे बताया जन के मतलब आप चेंज कर लो, फर्स्ट ग्रेड में कहीं कर लो, जीजी ने और वगैरह ने बोला। तो मैं चलो अच्छा ही से जान छूटी। फिर लगभग अक्टूबर नवंबर आ गया था, तो ये था कि किताबें पढ़ो, ये पढ़ें, साइट पे जाएं। तो कुछ दिन करंट अफेयर पढ़ा, कुछ दिन किताबें पढ़ने की कोशिश की, किताबों के ढेर लगा लिए। तो कवर एक किताब मतलब आप एक पोर्शन की कर सकते हो, 4-4 5-5 नहीं हो पाती है, ये सच बात है। मैंने कॉन्सेप्ट ऐसे मतलब किताबों से मेरे क्लियर हो गए थे, एमए वगैरह की थी तो ठीक ठाक। फिर समय कम था तो मैंने सर की क्लासें जो टॉपिक्स समझ में नहीं आते थे उनकी लगाई थी, सारे की तो नहीं लगाई थी, नोट्स ही पढ़े थे लास्ट में। और फिर होता क्या है मतलब जो सब्जेक्ट का होता है ना व्याख्याता में, हमारा रुझान जो झुकाव होता है सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा ही होता है, जाने अनजाने हम वही पढ़ते हैं थोड़ा ज्यादा। और फर्स्ट पेपर धीरे धीरे मतलब थोड़ा कब नेग्लेक्ट हो जाता है पता नहीं चलता। तो फिर मुझे लगा फर्स्ट पेपर तो कम पढ़ा जा रहा है और सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये दोनों जब तक साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। फिर मैंने सब्जेक्ट को कम किया और आधा आधा टाइम दोनों को देना शुरू किया। फिर जो सुबह का सेगमेंट था उसमें फर्स्ट पेपर और शाम वाले में सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा था। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुबह सुबह आप करो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है ओरिजिनल से। लगभग रोज के 4-5 आर्टिकल कर लो, ज्यादा करोगे तो समझ नहीं आता है, बार बार पढ़ते हैं तो फिर अब संविधान वाली जो शब्दावली है वो भी एकदम अपनी सी हो गई है, समझ में आने लग गई है। तो ऐसे फिर पेपर नजदीक आने लगा तो सर टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले थे, तो हमें पता चला सबकी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी और बीका ने भी नहीं करी है। तो सर को बोला, सर ने कहा मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है ये। फिर हमने थोड़ी और कोशिश की तो सर ने फाइनली कर दी। तो सर ने एक डायलॉग भी बोला था कि बीकानेर आला पहला तो रसगुल्लो खा गेर बोलिया और बाद में भुजिया खा गेर चरखा चरखा बोलिया। तो जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले थोड़ी अंगुली को टेढ़ा तो करना ही पड़ता है। तो फिर टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान रहा, टेस्ट दे के आते थे उनको, मतलब टेक्नोलॉजी तो आज बहुत है, एआई की सहायता से उनको हल करके उनका 360 डिग्री जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करो। और जितनी भी मतलब बुक्स हैं, एक थोड़ा अलग काम मैंने यही किया, मुझे लगता है सब्जेक्ट वगैरह में थोड़ा ठीक हुआ है तो उनका जो आप समरी है वो देख लो। और ऐसे लगभग थोड़े टाइम में यही हो पाता है। अभी टाइम काफी पड़ा है तो आप बुक्स को पढ़ लो, और जब पेपर मतलब 5-6 महीने बच जाए तो बुक्स वाली जो होता है ना उनको कवर करके आप ऐड कर लो नोट्स में, फिर नोट्स ही पढ़ो। मैंने तो यही पढ़े थे, मुझे तो यही लगता है, किताबें फिर साथ में नहीं चल पाती है। तो मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए और सिलेक्शन हो गया। तो सर अभी बोल रहे थे शायद, हाँ भाई विजेंद्र जी ने बोला कि 67 परिवारों में खुशी आ गई है। ऐसा नहीं है, 67 है उनमें भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमें खुशी आधी है। मेरी बड़ी जीजी यहाँ पे बैठी है, हम दोनों ने 2 भाई थे उनकी तरह 2 बहनों ने साथ साथ में तैयारी की, डिग्रीज भी की, और ऐसे हम एनालिसिस करते डिस्कस करते साथ साथ में। कुछ यूनिक लगता तो मैं उनको बताती, वो मुझे बताते,
और वो धोखा देने वाली बहन कहो तो वो मैं हूँ, वो नहीं है। तो मतलब मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि कितनी खुशी हो रही है। मैंने बोला कुछ खास खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी अकेली का सिलेक्शन हो गया है और उनका नहीं हुआ है, इसलिए। तो क्या अगली बार हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। फिर खुशी का साथ में होता तो वो अलग ही बात होती। एक हम 3 थे, जीजी और एक मेरी फ्रेंड थी, उनका भी सब्जेक्ट अच्छा है, जीजी का भी अच्छा है, बस थोड़ा सा फासला फर्स्ट पेपर में रह गया है। और मेहनत तो मुझे लगता है वो बहुत करते थे, मुझसे भी ज्यादा करते थे। सुबह जल्दी उठते, मैं लेट उठती थी उनसे थोड़ा रात को मुझे रात में पढ़ना ऐसे सूट ज्यादा करता है, तो मैं उनसे 1 घंटा थोड़ा लेट पढ़ लेती। दिन में मेरा एक फिक्स था, 1 घंटे तो नींद लेना ही है। मतलब इससे होता क्या है, एक मतलब मेरे से बड़ी बहन है, वो बोलते हैं ये इसका अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये आंधी तूफान है, इसको पूरा करके ही रहती है, और अब तो इस अनिवार्य सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा होता है, आपको पावर नैप मिल जाता है, 4 से हो जाती है, फिर आधा दिन सुबह वाला अच्छा जाता है, फिर शाम वाला भी अच्छा जाता है, इसलिए मुझे ये ठीक लगता है। ऐसा नहीं कितने ज्यादा लो, आधे घंटे ले लो, 15 मिनट, जितना भी आपको सूट करता है। और अब ऐसे बोल मतलब 67 लोगों का वैद, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी। ये संघर्ष कुछ खास नहीं किया, बाकी लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे भी ज्यादा किया, सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। तो मैं इस बारे में तो संघर्ष वगैरह का तो कुछ खास है नहीं, बहुत संघर्ष है लोगों के, अभी छुपे हुए हैं और अगली बार जरूर सामने आएंगे। व्यवस्था अपनी समीक्षा करेगी। संवैधानिक बॉडी है, तो वो संवैधानिक मूल्यों को क्या हम पूरा करें ये जरूर देखेगी, और देखना ही पड़ेगा, और हम आवाज पहुंचाएंगे तो सुनना ही पड़ेगा। क्या जो आर्टिकल में लिखा है 16 और 38 अवसर की समानता, क्या सब तक पहुंच रही है? ये जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उनको लेकर देखना तो पड़ेगा कि हाँ पूरे ये आर्टिकल के जो मूल्य हो रहे हैं या नहीं, या आर्टिकल ये जो संविधान है वो ऐसे ही तो नहीं है। तो साथ में दोनों काम करने हैं, आवाज भी पहुंचानी है और पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखना है। आगे के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं लास्ट में एक लाइन मेरी फेवरेट है, वो कहना चाहूंगी। राजनीति विज्ञान विषय वैसे पहले से ही डिफिकल्ट तो है ही, तो इसके लिए ज्यादा ही सूट बैठती है। वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता ही क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धन्यवाद। धन्यवाद बहन रुकमा। मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद तारीख 28 जुलाई थी और ये दोनों बहनें अपने परिवार के साथ आई थी। तो इन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी कि सर मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए, मुझे कुछ बुक्स लानी है ताकि मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकूं। एक बार तो मैं बीकानेर जाके आऊँगी और कुछ बुक्स मेरे पास वहाँ रखी है तो उनको ले आऊँगी, और बाकी नहीं होगी तो मैं नई परचेज कर लूँगी। जब मैं बुक लिस्ट बता रहा था और बुक्स के नाम ले रहा था तो इन दोनों बहनों से, शायद ये तो रुकमा जी कम बोलते थे, ये बहन ही बोलते थे, तो जब मैं बुक्स का नाम बता रहा था तो ये कहते थे ये तो मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। तो इन्होंने अभी एक बात कही कि बुक्स का ढेर लगा लिया था, तो वाकई में इनके पास बुक्स का भी ढेर था, नोट्स का भी ढेर था। और बहन रुकमा हमारे लिए विशेष है। विशेष इसलिए है कि शायद 3 अगस्त को आपने यहाँ एडमिशन लिया है जहाँ तक मुझे याद है। तो जीजैन परिवार का, जीजैन इंस्टीट्यूट का ये पहला बैच है, और इस पहले बैच की शुरुआत और सुगुन ही इस शानदार तरीके से हुई है।
कि इस बहन ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। जोरदार तालियां इस बहन के लिए। ये बहन रुकमा हमेशा हमारे लिए विशेष रहेगी, जीजैन परिवार के लिए हमेशा विशेष रहेगी। अब मैं भाई गोपेश जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपने दुख सुख जो भी हैं वो शेयर करें। इनका दुख थोड़ा सा अजीब और है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे। जैसा कि रंजीत जी ने बताया कि उनका पहला ही एक्सपीरियंस है किसी मंच पर, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले काफ़ी बोल चुका हूँ। तो काफ़ी मेरे साथी जो चयनित हुए हैं इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, मैं उन सभी को हृदय से बधाइयाँ देता हूँ और आदरणीय गुरुदेव जी को मेरा सादर नमन। मेरी संघर्ष की जो कहानी है वो इतनी बड़ी तो नहीं है जितनी रंजीत जी की है, निकिता जी की है। मैं बहुत ही कम समय से इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी एमए मास्टर्स जो है वो 2024 लास्ट में हुई थी। तो मेरे को अभी लगभग 2-2.5 साल या फिर इतना ही सब्जेक्ट के साथ टाइम हुआ है, लेकिन मैं इसमें रेगुलर हूँ। मैं 2024 से ही सर के साथ जुड़ा हुआ था, जब सर किसी दूसरे संस्थान में पढ़ाते थे, तो उससे ही हम रेगुलर हैं, मैं और सर और हम सभी साथी। हम सब में एक बात कॉमन है कि हम सब्जेक्ट के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। किसी ने कोई भी जब से तैयारी स्टार्ट की है कोई भी इतना बड़ा गैप नहीं लिया, और पिछली बार 6 बच्चे पास हुए तब भी दिमाग में आता ही है कि खुद पे डाउट होने लग जाता है कि क्या हम 40% वाले क्राइटेरिया में भी नहीं है। तो ऐसा मन में डाउट हमारे में भी आया था, लेकिन अब कुछ और ऑप्शंस थे नहीं, तो इस वजह से इसी को ही जारी रखा और फाइनल अब सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में ऐसा हुआ है। 2024 में मैं जयपुर में आया था और सर के साथ बैच ज्वाइन किया था। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। बीएससी की है मैंने और फिर बीएड, फिर उसके बाद मास्टर्स की है। तो पृष्ठभूमि मेरी इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है और इतनी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप रहा हूँ। 10th-12th में मेरी सामान्य सी परसेंटेज हैं, 70-75-80 इतनी ही। और बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट। आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट मेरे से शायद, जैसे कि ये भाई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जैन जी से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को पता चलता है कि हम जब पेपर बुक्स में से बनाते हैं तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हम उस टाइम पे इतना कुछ नहीं करते थे जब पहली बार तैयारी की थी। तो इस वजह से कि अभी ये भाई हैं अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना हमारा कुछ था नहीं। पहले जब हमने परीक्षा दी थी 2025 में, तो सर के नोट्स बेस्ड ही थे अपन। तो इतना ज़्यादा व्यापक तरीके से अपन नहीं सोच पाते थे। और बहुत अच्छा लगता है जब ये भाई हम अपन बुक्स में से भी माइनर मिस्टेक करके क्वेश्चंस बनाते हैं और तब भी इनके नंबर लगभग 70%, 75% आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं। आगे बहुत ही अच्छा पल होगा हमारी संस्था के लिए। तो 2024 में मैंने तैयारी की स्कूल व्याख्याता की, और उसमें 2025 में जैसा कि 6 ही बच्चे पास हुए, तो मेरे को भी ऐसे ही छोड़ने का मन लग गया, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि साइंस की है। तो मेरे को ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, जो बहुत लंबे समय से सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, शायद वो विचार आरपीएससी का है कि 1-2 साल में जो कम टाइम में तैयारी करते हैं उनको नहीं लिया जाए, शायद ऐसा रहा हो उनका। तो इस वजह से विचार तो आया था, लेकिन मैंने कहा कि ऑप्शंस थे नहीं, तो इस वजह से लगातार यही चीज़ जारी रखी। और तो पहली बार जो मैंने तैयारी की थी
बिल्कुल नोट्स वेस्ट थी। सर के नोट्स ही पढ़े, बुक्स पर इतना ध्यान दिया नहीं। इस बार की तैयारी में कुछ थोड़ा चेंज किया, थोड़ा बुक्स भी पढ़ा और नोट्स भी पढ़े। तो अभी जैसे कि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि अभी आप थोड़ा बुक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जो भी सर बुक्स बताते रहते हैं, जैसे कि बीच बीच में, हाँ, नोट्स भी अपन अपडेट कर रहे हैं। रंजीत जी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और डीयू से पढ़े हुए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको नोट्स का। ऑक्सफोर्ड वगैरह से नोट्स अपडेट करते हैं। तो वो नोट्स अच्छे हैं खैर, लेकिन काफ़ी आपको प्रॉफिट नोट्स का तब मिलता है जब आपको कोई वाइड तरीके से पढ़ा हुआ होता है। नोट्स की भी एक लिमिट होती है कि अपन उसको बुक्स की तरह प्रिंट नहीं कर सकते, फिर तो बुक्स और नोट्स में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो इस वजह से अभी आप थोड़ा बुक्स की तरफ ध्यान दें और 40% वाला जो क्राइटेरिया है उसको अपने हिसाब से सोचें। और इस बार जैसे कि मैंने सोचा था काफ़ी इस पे, तो अभी मिला भी उसका उसका रिजल्ट। ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट स्टडी जो शब्द है उसका यूज करें। आरपीएससी के पिछले 3 एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस के हुए हैं, उनका अवलोकन करें अच्छे ढंग से कि आरपीएससी कहाँ गलती करवा रही है। कोई भी क्वेश्चन में एक फिक्स सा पैटर्न होता है, उसको फॉलो करने का प्रयास करें कि कहाँ से ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि जैसे कौन सा कथन सही नहीं है, उसमें वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई क्लू छोड़ते हैं कि हाँ ये 2 ऑप्शन, अपन अधिकतर 2 ऑप्शन तो छाट लेते हैं लेकिन 2 नहीं छाट पाते। उन 2 ऑप्शन में अपन को कोई ना कोई ऐसा क्लू छाटना पड़ता है। वो छोड़ते हैं कोई ना कोई ऐसा गैप जिससे कि आप पहचान सकें उसको। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर वर्क करें और अभी से आपके पास काफ़ी टाइम है और अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को अगली बार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखो, गोपेश जी ने अपनी बात बताई। 2024 में इन्होंने एमए किया, तो इनका संघर्ष तो इतना ज्यादा लंबा नहीं है। अभी ये खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष कुछ चीजों में अलग प्रकार का है और अलग प्रकार की इनका दुख है। वो ये मुझसे कहते रहते हैं अक्सर। हम 4 लोग पॉलिटिकल साइंस में वहां बैठते हैं, मैं हो गया, गोपेश जी, रंजीत जी और एक और हमारे साथी है हनुमान जी। तो अभी पिछले दिनों शायद कुछ एक दिवस आया था, मित्रता दिवस था या कुछ था, तो उस पर एक मैसेज आया कि हैप्पी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड डे था वो शायद। तो एक मैसेज आया कि हैप्पी गर्लफ्रेंड डे। तो रंजीत जी की शादी हो रखी है, हनुमान जी की भी शादी हो रखी है। तब इन्होंने एक शब्द यूज किया कि हमारे लिए इसका कोई मायना नहीं है, इस वर्ड का मायना। और उसमें इन्होंने मुझे भी शामिल किया कि विजेंद्र जी का और मेरा इस शब्द का कोई मायना नहीं है। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हम दोनों अखंड रूप से कुंवारे हैं अभी तक। तो गोपेश जी का तो अब वो संघर्ष और वो दुख खत्म हो गया है, मेरा अभी भी जारी है। उसको मैं भी जल्दी पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब मैं आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि अंत में वो आपको संबोधित करें और आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय गुरुदेव। दोस्तों, यहाँ अपन सब जो मौजूद हैं उनमें सबसे जो भाग्यशाली है वो मैं हूं। इससे में संघर्ष भी खूब आया और किया भी, लेकिन जब संघर्ष किया ना तो फीलिंग नहीं थी। भाई मैं आज 50 साल का हो गया, मुझे एक बार जरूर दुख हुआ था कि मैं गांव जा रहा था और मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था। तो मेरी पत्नी बोली कि जयपुर से आओगे तो मेरे लिए क्या लाओगे। तो कई कह रहे हैं चूड़ियां, कोई कह रहे हैं झुमका, आप सोच रहे होंगे अलग अलग कुछ। तो मेरे पास 170 रुपए थे, 150 रुपए किराया था जाने का, 20 रुपए कहीं और खर्च हो जाएंगे। तो अब मैं लेके क्या जाऊं। तो उस दिन मेरे आंखों में फिर आंसू आ गए।
कि मेरी वो अर्धांगिनी वो इतनी भली है कि उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि जब मैं बेरोजगार था, उसके बाद तो ठीक है, जब मेरी स्थितियां जैसे ठीक हुई तो मैंने भी ध्यान दिया। कहती आज भी नहीं है वो किसी चीज के लिए। तो मैंने उसने पहली बार साल शादी के 1 डेढ़ 2 साल बाद मुझसे कहा कि आप जब जयपुर से आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएं। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि मैं एक असफल आदमी। और मैंने फिर पीछे के संघर्ष देखे, अपने खेतों को याद किया, अपने बेरोजगारी के दिनों को याद किया। उस दौरान बेरोजगारी था, उस पीछे के और दिनों के बारे में सोचा। बाकी मैं संघर्ष करता गया, लेकिन मुझे कभी फील नहीं आई कि मैं बेरोजगार हूं, मैं हारा हुआ हूं, थका हुआ हूं, मैं बार बार फेल हो रहा हूं। ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कभी। तब मैं कह रहा था कि मैं ना आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। वो इसलिए कि आप फील करते होंगे कि मैं ना इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया। मुझे फीलिंग नहीं आती थी। मैं फेल होने के बाद भी ऐसा ही रहता था। पास हुआ तो मैं नहीं कहता खुशियां नहीं मनाई, लेकिन फेल होने पे दुख नहीं मनाया मैंने कभी भी। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा भाग्यशाली हूं कि मेरी मानसिकता आप में से कईयों से अलग है इस मामले में। अभी मैं गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, अभी सारे संघर्ष चल ही रहे हैं। तो मैं भाग्यशाली एक रूप में हूं कि मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में 2008 से जुड़ा हूं। पढ़ाने का काम है, अध्यापन का काम तब से कर रहा हूं। और मैं अगर मेरे पहले दिन से आज तक याद करूं तो मुझे जितना सम्मान मिला वो मुझे लगता है कि मुझे जरूरत से ज्यादा मिला है आज तक, आवश्यकता से अधिक मिला है। क्योंकि मुझे इतने अच्छे विद्यार्थी मिले हैं कक्षा 1 से लेके और आप तक, जो अधिकांश नेट जेआरएफ हैं और कई पीएचडी भी कर रहे हैं या किसी की हो भी गई। तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने भी उतना ही सम्मान दिया और जो पीएचडी कर चुके हैं वो भी उतना ही सम्मान देते हैं। तो इस मामले में जरूर भाग्यशाली हूं। तो आज मेरा सौभाग्य है, क्या वो मुझ पे निर्भर है क्या? नहीं, मुझ पे निर्भर नहीं है। मुझसे भी विद्वान है बहुत सारे लोग, मुझसे ज्यादा मेहनती हैं। मैं इसलिए भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे छोटे भाई बहन और साथी मिले। पिछले शायद हम 2.5 घंटे से बैठे और आपने शायद ही कोई एक दूसरे की तरफ देखे और कोई छोटा सा शब्द बोला होगा। 2.5-3 घंटे तक ध्यान केंद्रित करना, वो भी इस संख्या में, बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वाकई में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं आज तक, ऐसे छोटे भाई बहन मिले हैं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो आज मुझे ये एहसास कराने के लिए कि मेरा भी इस दुनिया में कोई वजूद है और मेरे हिस्से में भी कुछ खुशियां आती है, और ये सब आपकी देन है। आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद। और इन साथियों का भी धन्यवाद कि ये आज हर एक कोई व्यक्ति या हर एक कोई एस्पायरेंट जो सफल होता है तो 2 रातें कठिन होती है, कठिन नहीं होती, नींद नहीं आती। एक जब हम असफल हो जाते हैं, एकदम हम सफल हो जाते हैं। ये अधिकांश साथी सोए नहीं है रात के, क्योंकि इनके पीछे के संघर्ष गूंज रहे होंगे, आगे की जो प्लानिंग है वो चल रही होगी मस्तिष्क में, लेकिन फिर भी इन्होंने समय निकाला। आज भी इनके पास खूब सारे फोन कॉल्स आ रहे होंगे। तो सभी यही चाहते हैं कि आज अपने परिवारजनों से मिले, परिजनों से मिले और अपने जो चहेते थे उनसे मिले, लेकिन आज ये हमसे मिलने आए, हमसे बातें करने आए। तो मैं सभी साथियों का जो आज आए, अपने संघर्ष की गाथाएं साझा की, उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपका भी। अगली बार आप में से कई ये होंगे, देखते देखते रुकुमा यहाँ आई गई है, अगली बार रुकुमा की बड़े वाली बहन भी आ जाएगी, अब सब भी यहाँ पहुंचेंगे और ऐसी खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे। आप अपनी सुनाना, मैं अपनी सुनाऊंगा फिर कभी। अब एक बार थोड़ा सा डाटा कलेक्ट हो जाए, फिर एक दिन बड़ा प्रोग्राम करें। उस दिन अपने एक सामूहिक भोज भी करें। सामूहिक भोज के अलावा एक सामूहिक नृत्य भी करें।
मुझे तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज क्लास नहीं होगी, आज इतनी बातें होंगी। कल फिर कार्ल मार्क्स से मुद्दे की शुरुआत करेंगे और अपने इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू विजेंद्र भाई का। ये प्लान तैयार कर रहे थे भविष्य को लेके, तो हमने कहा यार हम भी एक भविष्य गढ़ रहे हैं, हमारे पास भी आ जाओ। तो विजेंद्र भाई का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपने अभी एक बात कही कि हमारे पास एक डाटा आ जाए, उसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे, समारोह रखेंगे और नृत्य भी करेंगे। मुझे 2023 का वो साल याद है जब मैं सर से जुड़ाई था। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए नया नया था। मैं सर के साथ जुड़ा था और 2023 की वैकेंसी वाला वो प्रोग्राम मुझे आज भी याद है, जब 1196 पोस्ट थी और उसमें सर के सानिध्य में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 860 थी। तो मुझे खुशी उस दिन मिलेगी। मुझे इस दुख से उबरना जब होगा मेरे लिए, जब आज अगर 645 सीट थी और 645 में से वो 645 सीट भर जाती, उसमें अगर प्रोग्राम होता तब मुझे खुशी मिलती। और मुझे अब खुशी तभी मिलेगी जब अगर 645 सीट आए और 645 की 45 सीट भरे। इस विषय के साथ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और उन 645 सीटों के लिए भी लगातार लड़ते रहेंगे। आज की खुशियां चंद परिवारों में आई है, इनको हर पॉलिटिकल साइंस के परिवार में बिखेरने के लिए और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथी कुछ एकजुट हुए हैं और सेव पॉलिटी के नाम से वो संगठन चलाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो ये संख्या बढ़कर 6 से 67 हुई है। इस बार फिर से लड़ाई लड़ेंगे, आवाज को बुलंद करेंगे, इस व्यवस्था के बहरे कानों को उस धमाके की आवाज सुनाकर दम लेंगे। तो मेरे कुछ जो साथी बाहर खड़े हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस संगठन से जुड़ो और उनका साथ दो। उनकी इस अन्याय के खिलाफ वो जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, कम से कम उसमें अगर आप शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हो, तो आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में आपको उनका साथ देना है। तो एक बार जोरदार तालियां सेव पॉलिटी की टीम के लिए। ये सारे मेरे ही साथी हैं, हिमांशु जी हो गए, लेखराज जी, अजय जी, विनोद जी। तो मैं सेव पॉलिटी टीम से भाई हिमांशु जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना विजन यहाँ पर रखे और आप लोग इसमें जरूर सहयोग करें। आप लोगों से विशेष निवेदन है। सभी भाइया बहना ने राम राम। सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि अपने कुछ साथी हैं वो चयनित हुए और खुशी के साथ बड़ा गम ये है कि अपने कुछ साथी और अपन लोग इससे रह गए हैं। इसका कारण सर बता रहे थे कि स्टूडेंट कतई नहीं है, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जो व्यवस्थाएं थी सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी कॉलेज तक, हम सब वहाँ से आए हैं, पढ़े हैं और उसके बाद इस कंपटीशन के लाइन में आए। 4-5 साल इसको भी दिए हैं फर्स्ट ग्रेड को। उसके बाद भी अगर ये परिणाम रहता है तो शायद स्टूडेंट की कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अब सरकार भर्ती जारी करती है, आरपीसी को बोलती है कि आप इस भर्ती को एग्जीक्यूट करो। जो आरपीसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका दिमाग खराब हो रखा है। तो इसके खिलाफ अब कल से जब से रिजल्ट आया, पहले तो जो एपी का रिजल्ट आया था उस टाइम कुछ लोग बोल रहे थे कि इतने लोग पास हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। मैंने कहा आरपीसी स्कूल लेक्चरर का वेट करते हैं रिजल्ट का, उसके बाद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो अपन तैयारी करते रहें,
ये इस टाइप की भर्तियां आती रहे, इस टाइप का रिजल्ट आता रहे। पहले भर्ती आई 6 पद पास हुए, फिर 6 के आगे एक 7 और लग गया। अब अपन चाहते हैं कि इसके आगे 8 लग जाए। तो 8 के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। और पिछली बार हम सब लोग 8-10 लोग हैं जो मेन कोर टीम के रूप में काम कर रहे थे। तो लगभग 15-20 दिन हम विधानसभा और इसके आसपास और नेताओं के पास और मंत्रियों के पास खूब घूमे, खूब आश्वासन मिला। और सब जगह से कहीं से पॉजिटिव, कहीं से नेगेटिव। किसी ने बोला आप पढ़ते नहीं हो, किसी ने बोला हम बात करेंगे, किसी ने बोला हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, और यहाँ तक कई सांसदों ने बोला कि हम संसद में मुद्दा उठाएंगे, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया अपना। तो अभी जो थोड़े दिन पहले वो जंतर मंतर पे जो चीज़ें हुई, उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास संख्या बल है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो अपन ये चाहते हैं कि अपन मांग करें तो एक बहुत बड़ी मांग करें आरपीएससी से या सरकार से। अपनी एक ही मांग है कि जो भी पीछे पोस्ट बच रही है उसका री एग्जाम करवाया जाए। इतनी बड़ी मांग करेंगे ना, तब उनकी अंदर की वो जो आत्मा है वो जगेगी कि यार अपन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई भर्तियां आती है, कई जाती है, कई रिजल्ट आउट होते हैं, कुछ भी नहीं पड़ता उनके। तो थोड़ा सा अपन सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। और इसके लिए थोड़ी सी लीगल राय लेके सब लोग एक दिन चर्चा करके और एक कोई दिन डिसाइड करेंगे, या तो अजमेर आरपीएससी का या यहाँ जयपुर कहीं। वो जो भी डिसाइड करेंगे, आप सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें आओ। उम्मीद नहीं, आप तो आओ ही आओ, मस्ट है आपका आना तो। और आपका आना तो मस्ट है, उसके साथ साथ में कम से कम आप एक बंदा 10 जनों को लेके आए, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो कम से कम 8-10 लोग तो आपके इर्द गिर्द आपके कांटेक्ट में जो होंगे ही, जिसने उससे पीजी किया है, वो इन फ्यूचर कोई पीजी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कल इस लाइन में आएगा, या कोई तैयारी की है, किसी ने एग्जाम दिया है। तो आप सब लोग एक दिन एक होके जो भी डेट डिसाइड हो, जहाँ भी हो, यूनिटी के साथ में आएँ और सहयोग करें। क्योंकि अब वो एनर्जी रही नहीं। पिछली बार किया तो हमें सपोर्ट नहीं मिला। लोगों को ट्विटर पे एक बटन दबाने में, रीट्वीट करने में जोर आ रहा था, और हम इधर उधर भूखे प्यासे दौड़ रहे थे, नमकीन खा के काम चला रहे थे। ठीक है, कोई उठने का टाइम नहीं, कोई बैठने का टाइम नहीं, कहाँ कोई क्या सुना रहा है, कोई किसके ताने सुन रहे हैं, और रीट्वीट करने में जोर आ रहा था। तो अगर आप नहीं करते हो तो यही परिणाम वापस आना है। तैयारी करने का, यहाँ आना तैयारी करना कोई मतलब नहीं, ना तो आउटपुट कोचिंग को मिलेगा, ना अपने को मिलेगा। तो आप सब लोग आओ और मिलकर अपन साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। देखो, आप लोगों से एक विशेष निवेदन है। आप में से ज़्यादातर जो साथी हैं वो लगभग फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नए लोग हैं। और हम लोग इस व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं। हम जो शिकार हुए हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि आगे चलकर आप लोगों के साथ भी अन्याय नहीं हो। आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हो, तो आपको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो सेव पॉलिटी मुहिम चला रहे हैं लोग, ये आज अपनी रणनीति बना लेंगे, अपनी टीम का गठन करेंगे और हर जिला स्तर से लेके सब जगह पर ये प्रदर्शन करेंगे। तो आपसे मेरी भी एक विशेष अपील है, विशेष निवेदन है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो उसमें संख्या लगभग 6000 के समथिंग थी पहले, लेकिन एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो चैनल डिलीट हो गया। अब हमारा एक नया चैनल चल रहा है टेलीग्राम पर, सेव पॉलिटी के नाम से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करो। और जब भी आप लोगों से ये लोग निवेदन करें, ये आपके नेतृत्व करता है, आप में से कोई और साथी जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ना। और जब भी ये लोग आपसे सहयोग की अपेक्षा करें, आर्थिक सहयोग आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। पिछली बार भी जब हमने चलाया था तो किसी एक भी स्टूडेंट से 1 रुपया का भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया था, इस बार भी नहीं लेंगे।
ये हमारा पहले से डिसीजन तय है। तो जब भी आपसे ये निवेदन करें, चाहे शारीरिक रूप से उपस्थिति के लिए या डिजिटल रूप से ट्वीट करने के लिए या कोई और वीडियो बनाकर पोस्ट करने के लिए, उसमें आप अपनी भागीदारी जरूर निभाना और इस विषय के साथ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम को अब हम यही समापन करते हैं। सर आपसे शायद 2 शब्द बोलना चाहते हैं। हेलो, मैं 2 शब्द मेरे जो सेव पॉलिटी वाले दोस्त है उसके लिए बोलना चाहता हूँ। पिछली बार ये इन्हीं लोगों का संघर्ष था कि कुछ आवाजें पहुंची कि 6 से 67 तक हो गए। मैंने इनको संघर्ष करते देखा है, कहीं दुत्कार मिली, कहीं मजाक मिली इनको, कहीं इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए, कहीं इनकी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया गया, इनकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये डटे रहे। आरपीएससी के एक मूर्ख चेयरमैन ने इनको क्या क्या कहा होगा, इन्होंने पूरी बात भी नहीं बताई, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये वो रिजिड लोग होते हैं जो अपने आप को बच्चों से, युवाओं से, बेरोजगारों से और लोकतंत्र से बड़ा समझते हैं, क्योंकि लगातार सरकारी पदों पे रहते रहते इतने घमंडी हो जाते हैं ये नौकरशाह कि जब भी ये किसी और पोस्ट के ऊपर जाते हैं जहां से औरों का भाग्य निर्धारण करना होता है, तो ये वहां वही व्यवहार करते हैं, ये सिर्फ अपने भाग्य का निर्धारण करते हैं। मैं हिमांशु भाई को पिछले 5-6 साल से जानता हूं, इनके संघर्ष को जानता हूं, इनकी नेतृत्व क्षमता को जानता हूं। ये खुद पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ है, पीएचडी परस्यूइंग है और मल्टी टैलेंटेड है और ईमानदार आदमी है। विनोद बैठे हैं सामने, ये खुद जेआरएफ हैं। तो ये वो दोस्त हैं जो विषय को जीते हैं। तो जब नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जो वाकई में विषय के विद्यार्थी हैं, तो कभी आपका अहित नहीं होने देंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए मस्तिष्क और सिर दोनों एक साथ चलते हैं। तो आप अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करेंगे और जहां संख्या बल की आवश्यकता होगी वह सिर का भी प्रयोग करेंगे। मैं आपसे कह चुका हूं, आज साथियों से फिर कह दूं, सेव पॉलिटी वाले दोस्तों से भी, कि मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए तैयार हूं। संस्थान अलग चलते रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन अलग है, तो मैं व्यक्तिगत जहां भी मुझे चाहेंगे मैं तैयार हूं। तो मैं सेव पॉलिटी वाले साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने पिछली बार वाकई में संघर्ष किया था और इस बार फिर इनमें ये मादा है। कल अजय का फोन आया कि सर मैं तो अभी जाके यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर और धरने पे बैठूं। मेरे को नहीं, अंधी लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। आप सारे दोस्त मिलो, पहले आप प्लान तैयार करो, हमसे क्या सहयोग चाहते हो हमें बताओ, हमारे साथियों से क्या सहयोग चाहते हो वो हमें बताओ। हम भी तो आपके साथ हैं, हम आपसे अलग थोड़े ही हैं। तो एक एक सामूहिक सी लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस आरपीएससी को सबक सिखा देंगे। जब ये युवा एक घमंडी सरकार को सबक सिखा सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, जो सरकार ये कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनके इस्तीफे दिलवा सकते हैं, ये तो छोटी सी लड़ाई है। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब इसका नेतृत्व नहीं करेंगे तो करेंगे कौन फिर? वो तो ये अकेला अपना नहीं है, आप देखेंगे धीरे धीरे और सब्जेक्ट भी जुड़ते जाएंगे अब से। तो मैं हिमांशु भाई को, विनोद को, ये सारे दोस्त जो भी आए हैं, मीना जी, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे और आपको इस लायक समझा कि वो आए और हमसे अपनी बातें, अपने संघर्ष और अपनी भावी योजनाएं साझा की। तो मैं भी आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि छोटा छोटा सपोर्ट आज से शुरू करें। एक सेव पॉलिटी करके और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लें ताकि सारी बातें आप तक पहुंचती रहे। एक बार मैं ये चाहूंगा कि ये आपसे
उसका एक बार ये स्लोगन लिख देंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैं भी अपने चैनल पे इनकी चीजें शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेना चाहे। मैं जब चीजें शेयर करता हूं तो कुछ नकारात्मक बातें होती है कि ये बेनीवाल पुश कर रहा है इन चीजों को। मैं पुश नहीं कर रहा, मैं साथ दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। आप जहां बुलाएंगे मैं जो सहयोग आप मुझसे चाहेंगे। तो एक बार मैं भी चलो आपको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो बड़े वाला है, तो आप सेव पॉलिटी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां से आपको सारी भावी रणनीतियां, जैसे कि ये दोस्त कह रहे हैं, ये आपको बताते जाएं। आप छोटा छोटा सहयोग करेंगे और इतने ना पड़े, ये तो पर्याप्त है। किसी संघर्ष को जीतने के लिए वैसे तो लीडर एक ही पर्याप्त है, लेकिन और अपना साथ देंगे तो इस लड़ाई को जल्दी जीत लेंगे, बस इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों, आप आए, हम सबको सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, बाय। अब आप करो भोजन, अपने अपने गंतव्य पे जाएं। थैंक यू।